एक मिनट मैं थोड़ा सा सेटिंग कर लेता हूँ। ओके, सो मेरे आवाज आ रहा है सबके पास? स्क्रीन भी विजिबल है? सर आ रही है। यस सर आ रही है। स्क्रीन भी विजिबल है ना? नो सर इसके विजिबल नहीं है। हाँ ठीक है। नो कम। ठीक है, ओके। ओके, सो हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका जो भी आप बिजी शेड्यूल पे ये ट्रेनिंग को आप अटेंड कर रहे हो। ओके, और हम लोग का आज का जो ट्रेनिंग का टॉपिक है वो है फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड ट्रेनिंग होने से पहले एक दो पॉइंट्स है जो पहले डिस्कस कर देना चाहता है। सी, आई एम नॉट ए डॉक्टर प्रोफेशनल, ओके। जो भी मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ दैट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द लर्निंग, बेस्ड ऑन माई ट्रेनिंग, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, ओके। सो हो सकता है कहीं पे अगर आपको कुछ डाउट हो जो कि मेडिकली कुछ टर्मिनोलॉजी रिलेटेड हो, उस पे अगर मेरा आंसर उस पे नहीं मिलता है तो आई विल डेफिनेटली गेट बैक विथ यू विद द प्रॉपर आंसर, ओके। ट्रेनिंग मीन्स इट्स नॉट लाइक कि जो ट्रेनर होता है उनको सारा कुछ 100% नॉलेज होता है। मुझे जो लगता है ट्रेनिंग इज लाइक ए नॉलेज शेयरिंग सेशन, ओके। जहाँ पे मेरा जो नॉलेज रहेगा दैट आई विल शेयर विथ यू, आपका जो नॉलेज रहेगा दैट यू कैन शेयर विथ अस, ओके। सो बेस्ड ऑन दैट लेट्स स्टार्ट दिस ट्रेनिंग मॉड्यूल, ओके। सो दिस इज द इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, मतलब बेसिकली फर्स्ट एड अगर होता है। ये ट्रेनिंग का हम लोग का एजेंडा क्या रहेगा? ट्रेनिंग का एजेंडा रहेगा कि इन केस कुछ स्पेसिफिक फर्स्ट एड्स कुछ सिनारियो वगैरह होता है, उस कंडीशन में अगर किसी को कुछ होता है देन हाउ वी विल रिएक्ट बीइंग ए ईएचएस प्रोफेशनल और बीइंग ए फर्स्ट एडर, ओके, राइट। सो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं व्हाट इज हेल्थ। बेसिकली फर्स्ट एड हम लोग का जो बेसिक है दिस इज द हेल्थ, ओके। फिर हम लोग आएंगे फर्स्ट एड क्या क्या चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हर एक टॉपिक के अगेंस्ट पे क्या फर्स्ट एड होना चाहिए हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम लोग हर एक जो कंटेंट है उसका एक वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा जिसमें आपको थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट अगर होता है तो उसमें बहुत अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है, राइट। तो आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए थोड़ा सा वीडियो में आपको जो दिखाऊंगा आई गेस उसमें आपका क्लैरिटी हो जाएगा, ओके। तो अच्छा, और एक चीज है, ये जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है दैट इज क्रेडिट गोज टू मिस्टर डॉक्टर अर्को प्रभु, जिनका मैं ट्रेनिंग मॉड्यूल मैं आपको आज यूज कर रहा हूँ, बट 100% नहीं, उसमें से कुछ कुछ पॉइंट बस वहां से मैं लिया हूँ। सेकेंड इज जो भी वीडियो में आपको प्रेजेंट करूंगा दैट इज क्रेडिट गोज टू द सेंट जॉन एम्बुलेंस, ओके। ओके, सो नाउ स्टार्टिंग विद द हेल्थ। हेल्थ, व्हाट इज हेल्थ? तो बेसिकली अगर हम लोग हेल्थ का डेफिनेशन एक लेते हैं, ये कंप्लीटली एक फिजिकल, एक मेंटल एंड एक सोशल वेलबींग का द एक यूनिवर्स है, राइट। फिजिकल का मतलब क्या है? फिजिकल का मतलब बहुत अच्छे से ये हम लोग को समझ में आता है कि हाँ फिजिकली हम लोग कितना गुड कंडीशन में है, राइट। मेरे बॉडी का जो भी पार्ट्स है दैट शुड दैट इन वेल कंडीशन और नॉट, राइट। दिस इज द पार्ट ऑफ हेल्थ। सेकेंड इज द मेंटल। ये ऐसा एक चीज है जो कि हम लोग को फिजिकली दिखाई नहीं देता है, ओके। और आज के डेट में मेंटल एक एक मेंटल हेल्थ कंसर्न आज की डेट में बहुत ज्यादा रेज हो गया है, बिकॉज हम लोग इंडिया में आज की डेट में इसका जो वैल्यू है, जो वेटेज है वो काफी कम है, राइट। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, मेरा तबीयत खराब हुआ, मुझे फील हो रहा है, राइट, कि फीवर हुआ 102 और समथिंग, पैरासीटामोल खाया, पेन हो रहा है,
तो कुछ भी पेन किलर में खाया, राइट, कुछ भी इंजरी हुआ तो ब्लड निकला, मैं जाके उसको डॉक्टर के पास जाके दिखाया, ट्रीटमेंट लिया। बट व्हाट अबाउट द मेंटल? हर एक आदमी हर एक आदमी कुछ ना कुछ मेंटली वो स्ट्रेस रहता है, राइट, मेंटली वो स्टेबल नहीं होता है, कुछ ना कुछ कारण की वजह से। हो सकता है उनका फैमिली कारण हो सकता है उनका जॉब के लिए हो सकता है उनको पढ़ाई के लिए हो। बट उसको हम लोग बहुत अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ हम लोग इसमें इम्पोर्टेंस उतना दिया ही नहीं है। ठीक है, तो मेंटल वेलबींग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के डेट में। आप खुद की बात कीजिए, आपका फैमिली की बात कीजिए, या फिर वर्कर्स का बात कीजिए। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज द सोशल वेलबींग। तो सोशल वेलबींग भी हम लोग आज के डेट में ये थोड़ा सा जुड़ गया है हेल्थ के ऊपर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप सोशली अगर कनेक्ट सही से नहीं हो पा रहे हैं, सोशली कनेक्ट का मतलब मान लीजिए आप एक सोसाइटी में रहते हैं, राइट, तो वहां पे जाके आपका जो आसपास का पड़ोसिया हालचाल पूछना कैसे है नहीं है, देन सोशली आप कितना कनेक्टेड है, तो वो सब भी एक हेल्थ के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, सो ये जो तीन स्टेट है, ये तीन स्टेट मिला करके एक्चुअली हेल्थ का एक एक ब्रॉडर डेफिनेशन होता है। ओके, और हम लोग नॉट मेयरली एन एब्सेंस ऑफ द डिजीज और इंफॉर्मिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को देख रहे हैं कि उनका मान लीजिए हाथ टूटा हुआ है, तो वो मतलब उनका कुछ ना कुछ इश्यू है, हाथ टूट गया है, राइट, बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक आदमी को आप देख रहे हो जो बाहर से देख के आपको फिट लग रहा है, बट इंटरनली इंटरनली उनका कुछ ना कुछ इश्यू है। आपको काफी बार अभी सोशल मीडिया में खबर मिलता है कि 35 साल का कोई एक्टर हार्ट अटैक होके डेथ हो गया। कोई एक 38 ईयर्स का लड़का मेंटली स्टेबल नहीं था, देन छत से कूद करके नीचे में उनका जान ले लिया, राइट। तो ये जो चीज है हम लोग इसको फिजिकली देख नहीं पाते, बट इंटरनली वो आदमी के ऊपर वो कैसे करके रहते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप फिजिकली किसी को एकदम ओके देख रहे हो बाहर से, इसका मतलब ये नहीं कि अंदर में ही इज वेरी वेरी गुड कंडीशन, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज द एबिलिटी टू लीड ए सोशल एंड इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये जो ऊपर में ये तीन स्टेट आप देख रहे हो, फिजिकली, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, अगर इसको हम लोग सही से बैलेंस करके रखेंगे, तो हम लोगों का जो प्रोडक्टिविटी है डेली लाइफ का, राइट, वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेगा। इन द सेंस लाइक आप फिजिकली ओके हो, मेंटली आप आपको एनालिसिस कर पा रहे हो कि नहीं यहाँ पे मेरा मेंटली कुछ ना कुछ इशू हो रहा है, तो उसको आपको ओवरकम करना खुद से। सोशली आप अगर डिस्कम्फोर्ट हो रहे हो, वहां से आपको खुद को निकालना, आप अगर ऐसे कर पा रहे हो, देन यू कैन सी आपका जो हेल्थ का इंटायर स्ट्रक्चर है वो काफी ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, राइट। सो दिस इज अबाउट द हेल्थ। अभी हम लोग आते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ। बीइंग ए सेफ्टी प्रोफेशनल, आई बिलीव कि आप लोग मैक्सिमम यहाँ पे EHS प्रोफेशनल है, राइट। ऑक्यूपेशनल हेल्थ का मतलब क्या है? जहां पे हम लोग ये तीनों चीज को ये तीनों चीज को जितना हो सके प्रिवेंट एंड मेंटेन कर पाएंगे, फिजिकली, मेंटली एंड सोशल वेलबींग इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। ओके, कैसे आप अभी, हो सकता है आपका ये सवाल हो कि मेंटली मैं कैसे इसको बैलेंस करूं, सोशली कैसे बैलेंस करूं, राइट। अब देखेंगे जब जहाँ पे काम होता है, एक वर्कर्स को या फिर नॉट ओनली वर्कर्स, एक एम्प्लॉयज को, जो भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, आप अगर उसको बुलिंग कर रहे हो, आप उसको अगर डोमिनेट कर रहे हो सबके सामने में कि अरे यार तुमसे नहीं हो पाएगा, अरे यार आप उनको वर्किंग स्ट्रेस बहुत डे बाय डे करके दे रहे हो, तो एक टाइम आएगा वो ब्रेक हो जाएंगे, राइट। तो ये डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, ये हम लोग के ऊपर डिपेंडेंट है कि हम लोग बीइंग EHS प्रोफेशनल ऑक्यूपेशनल हेल्थ पे फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग को मैनेज कर पाए, राइट। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर्स फ्रॉम द हेल्थ रिस्क एंड एडॉप्शन ऑफ वर्क टू मैन एंड ईच मैन टू हिज जॉब। ये लास्ट लाइन का मतलब ये है कि हम लोग का फैक्ट्री में, साइट पे जो भी काम हम लोग कर रहे हैं या फिर एक वर्कर्स कर रहा है, वो काम वर्कर्स के साथ प्रॉपरली फिट होना चाहिए।
ओके, प्रोपरली फिट कैसे होगा? फॉर एग्जांपल एक कन्वेयर है, उस कन्वेयर में एक स्टूल है, और टूल के ऊपर एक वर्कर्स बैठ करके काम कर रहे हैं, राइट? अभी उसका जो टूल का हाइट है इतना एडजस्ट नॉन एडजस्टेबल साइज में या फिर हाइट पे होगा, तो वहां पे क्या दिखाई देगा? वो सही से बैठ नहीं पा रहा है, जिसके कारण वो काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, और काम में फोकस कर रहे हैं तो उनका बैक पेन हो रहा है, राइट? तो ये चीज हमको इंश्योर करना पड़ेगा, जहां पे एक वर्कर्स को हम लोग कुछ भी काम दे रहे हैं, दैट शुड बी फिट विद द मैन, विद द वुमेन और विद द वर्कर्स। ठीक है। सो दिस इज द ऑक्यूपेशनल हेल्थ। और आप लोगों को शायद पता है कि हम लोग का फैक्ट्रीज एक्ट में टोटल आई गेस 29 ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में भी वहाँ पे मेंशन है, जो कि हम लोगों को बीइंग ए ये चीज प्रोफेशनल अगर होता है तो दैट शुड बी ए नोटिफाइबल डिजीज। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। बेसिक मतलब इसमें तो कुछ ऐसा ये नहीं है। हम लोग किसमें किसमें आज बात करेंगे? कॉमन मेडिकल emergencies like the accident and injuries, burn, heat related problem, accidental poisoning, unknown bite like the dog or snake, fainting, choking and cardiac conditions. Okay, I believe ये जितना सारा पॉइंट्स है यहाँ पे, सारा का सारा आई मीन डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, हम लोग का अब जहां पे भी काम करें उसके साथ ही रिलेटेड है। ओके, और फर्स्ट एड अगर हम लोग एक वर्ड को हम देखा जाए तो सुनने में बहुत इट्स अ वेरी इजी, राइट? बट अगर हम लोग को प्रॉपरली नॉलेज नहीं रहेगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगा कि फर्स्ट एड करने के कारण कुछ उससे मेजर प्रॉब्लम ना निकल जाए। इसीलिए ये नॉलेज हम लोग को होना बहुत जरूरी है। आप जिसको फर्स्ट एड के लिए अटेंड कर रहे हो, क्या वो फर्स्ट एड अटेंड उनके लिए इज ओके और नॉट? ठीक है। तो फर्स्ट एड का कॉमन कुछ ओके, फर्स्ट एड का कुछ कॉमन बेसिक गाइडलाइन है। नंबर वन इज, फर्स्ट एड जब भी करेंगे आप या फिर वो विक्टिम, शुड नॉट बी पैनिक। ठीक है, मतलब कुछ भी हुआ है, आप जितना पैनिक हो जाएंगे उतना फर्स्ट एड का जो इंजुरी है या फिर कुछ हुआ है तो उसका सिविरिटी धीरे धीरे बढ़ता है, राइट? तो एक तो जो विक्टिम है उनको भी पैनिक नहीं होना चाहिए। सेकंड है, आप अगर फर्स्ट एडर हो, आप अगर उसको अटेंड कर रहे हैं तो आपको भी पैनिक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप इमिडिएटली बहुत ज्यादा खून देख ले तो आप पैनिक हो गए, अरे दौड़ भाग कर, अरे कैसे हो गया ये, तो आपका पैर तो और टूट जाएगा, ये पैर तो आपको काटना पड़ेगा। ये सब जो भी सिचुएशन है वो सिचुएशन आपको क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, उल्टा आपको विक्टिम को शांत रखना है कि ठीक है कुछ नहीं हुआ है, हम लोग इमीडिएटली एम्बुलेंस का इंतजाम किए हैं, एम्बुलेंस अभी आ रहा है, आपको हम लोग इमीडिएटली एम्बुलेंस पे जाके भेजेंगे। फर्स्ट एड का मतलब ये है कि हॉस्पिटल भेजने से पहले और इंजरी होने के बाद जो मिडिल वाला पोर्शन है, दिस इज द रोल ऑफ द फर्स्ट एडर। और फर्स्ट एडर में आपको हमेशा ये नहीं कि आपको बैंडेज लगाना है, पट्टी लगाना है, मेडिसिन खिलाना है। नो, आपका पहला मूल उद्देश्य है विक्टिम को शांत रखना है, उनको समझाना है कि डोंट बी पैनिक, आपका कुछ नहीं हुआ है, यू विल बी फाइन। सेकंड क्या है? सेकंड है कि आपको इमीडिएटली अरेंज करना पड़ेगा एम्बुलेंस के लिए। आप शाउट कर सकते हो, आप आपके आसपास में मान लीजिए दूसरा है, आप उसको बोलो कि इमीडिएटली आप एम्बुलेंस अरेंज करो, ऐसा कुछ इंजरी हुआ है फिर कुछ भी, राइट? तो आपको सेकेंड पॉइंट है कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एम्बुलेंस को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड वन, थर्ड वन इज, आपको ऐसे कुछ भी अटेंड नहीं करना है जहां पे वो विक्टिम का जो भी इंजरी हुआ है वो इंजरी और भी बढ़ जाए आपके कारण। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से जो भी अनम्यूटेड है ना, प्लीज म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, हाँ, थैंक यू। म्यूट कीजिए प्लीज। तो आपका ये ध्यान रखना है कि आपको, आप जो भी अटेंड कर रहे हैं उसके कारण वो विक्टिम को ज्यादा दिक्कत ना हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी का हाथ टूट गया है, ठीक है, अभी आप फर्स्ट एड ऐसे कर रहे हो, वो जो क्रैक हुआ है, वो क्रैक और भी बढ़ गया आपके कारण, बिकॉज ऑफ आप उसको इम्प्रॉपरली मान लीजिए बैंडेज लगा रहे हो।
ठीक है। या फिर मान लीजिए किसी को कुछ भी ब्लीडिंग हो रहा है और वो ब्लीडिंग रुकाने की जगह पे आप उसको मतलब ऐसे तरीके से उसको हैंडल करो, ब्लीडिंग और भी ज्यादा बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये थर्ड वाला पॉइंट ध्यान देना है कि जो भी इंजरी हुआ है उस विक्टिम के साथ वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ ना जाए, ठीक है। व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? फोर्थ पॉइंट इज आपको ये ध्यान देना है कि पेशेंट जो है कॉन्सियस है या अनकॉन्सियस है। कॉन्सियस का मतलब क्या है कि हाँ आप उसको कुछ बोल रहे हो, आपको वो रेस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। आप कुछ भी उसको पूछ रहे हो वो रेस्पॉन्स कर रहा है। सेकेंड हो गया अनकॉन्सियस, आप उसको कुछ भी पूछ रहे हो बट ही इज नॉट रिस्पॉन्डिंग यू, तो वो अनकॉन्सियस स्टेज में चले गए, मतलब आपको कुछ रिस्पॉन्स दे नहीं पा रहे, ठीक है। अगर ऐसे कंडीशन होता है तब हम लोग को सीपीआर का प्रोसेस में जाना पड़ता है, बट सीपीआर से पहले और भी कुछ प्रोसेस है जो हम लोग बाद में बताएंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज आप उसको जो भी फर्स्ट एड देंगे उसमें से कोशिश करना है कुछ भी इंगेशन टाइप का, मतलब मान लीजिए कुछ भी फीडिंग नहीं करना है, करवाना है उसको, ठीक है। फॉर एग्जांपल पेन, मतलब मान लो उसको दर्द हो रहा है, ठीक है, उसको पैर टूट गया है या कुछ हुआ है और उधर से आप पेन किलर लाके उसको खिला रहे हो, ऐसे कभी भी मत कीजिए, ओके। तो ये बेसिक चीज हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा फर्स्ट एड के टाइम पे, ठीक है। सो नाउ हम लोग एक एक स्टेप में जाएंगे। नंबर वन इज कॉल्ड द, अच्छा यहाँ तक क्लियर है? कुछ डाउट है, कुछ पूछना है आप लोगों को? यस और नो, एनी डाउट? No, sir, no. Everything is good. ओके, डन। Sir. नाउ नेक्स्ट इज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द फेंटिंग, ओके। फेंटिंग किसको बोलते हैं ये वीडियो पहले देखिए, फिर हम लोग बात करेंगे। People may faint as a reaction to वीडियो दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. ओके। हाँ सर, दिखाई दे रहा। pain, exhaustion, hunger, or emotional stress. It may also happen after someone has फर्स्ट वन, फेंटिंग किस लिए होता है? व्हाट इज द कॉज? फर्स्ट वन हो गया दर्द, मतलब बहुत ज्यादा पेन, मतलब ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पेन हुआ, बहुत ज्यादा कुछ, मान लीजिए उसको गिर गया, गिर करके इतना उसका पेन हो रहा है, वो झेल नहीं पा रहा है तो फेंट हो जाते हैं। एग्जॉशन, मतलब एग्जॉस्ट हो जाना। थर्ड वन इज द हंगर, इमोशनल स्ट्रेस। तो ये सब के कारण फेंटिंग बेसिकली होता है, ठीक है। been standing or sitting still for a long period of time, especially if they are hot. When someone faints, their pulse slows right down, but it usually picks up again quickly and goes back to normal. If someone has fainted but doesn't come round after a couple of minutes, then this could be more serious. There are 3 key signs of someone who has fainted. They have a brief period of unresponsiveness, causing them to fall to the ground. They may have a slow pulse. Their skin may be pale, cold, and sweaty. If someone's feeling faint, advise them to lie down. Kneel down next to them and raise their legs, supporting their ankles on your shoulder or a chair if available, to help blood flow back to the brain. Watch their face for signs that they are recovering. Make sure that they have plenty of fresh air. Ask bystanders to move away. And if you're inside, ask someone to open a window. They should recover within a couple of minutes. As they recover, reassure them and help them to sit up slowly when they are feeling better. If they don't become responsive again, quickly open their airway, check their breathing, and prepare to treat someone who is unresponsive. So remember, if someone's feeling faint, lie them down and raise their legs. Make sure they have plenty of fresh air, and when they recover and are feeling better, help them to sit up slowly. If they remain unresponsive, prepare to treat an unresponsive casualty. And that's how we help someone who's feeling faint or have fainted. If this video has been helpful to you, help support St John Ambulance by going to sjA.org.uk. ओके, तो फेंटिंग का मतलब कुछ वीडियो से समझ में आया? फेंटिंग का मतलब है कि कब होता है ये बेसिकली, अगर मान लीजिए किसी को आप देखें कि वो फेंट हो गया, ठीक है, मतलब बेहोश होके बेसिकली गिर गया, तो गिरने के बाद अगर उनको
अनरिस्पॉन्सिव होता है। मान लीजिए कुछ पूछ रहे हैं, हेलो हाय, अरे उठिए उठिए, कुछ अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। सेकंड क्या है, उनका जो पल्स रेट है वो पल्स कम हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, और बॉडी में ठंडाहट आ रहा है। ये तीन चीज अगर आपको महसूस हो रहा है, आप अगर उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो फेंट हो गया। कभी कभी क्या होता है, फेंट के कारण आदमी का डेथ भी हो जाता है। व्हाई? बिकॉज फेंट बेसिकली जब होता है ना, उनका जो ऑक्सीजन फ्लो है, आपको पता है कि हम लोग का बॉडी का जो ऑक्सीजन वो ब्रेन में भी जाता है, ठीक है। तो फेंटिंग में बेसिकली जो ऑक्सीजन फ्लो है वो ब्रेन तक नहीं जाता है, जिसके कारण उनका जो ब्रेन है वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है। तो आपको, आप अगर कुछ पूछेंगे तो ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली ब्रेन ब्रेन काम नहीं करेगा, राइट। तो उस टाइम पे फर्स्ट एड क्या करना है, आदमी को सिंपल लेटाना है, फ्रेश एयर मूवमेंट करना है। बीइंग ए फर्स्ट एडर, आपको ये भी चीज मैं पिछले में थोड़ा मिस कर गया था। तो वो आदमी को लेटाना है जिससे फ्रेश एयर उनको लगे, ठीक है, फ्रेश एयर लगाना है। थर्ड वन इज, उनका जो पैर है वो पैर कंधा के ऊपर, मतलब आपका कंधा के ऊपर, इसका मतलब उनका जो हार्ट लेवल है वो हार्ट लेवल के ऊपर में आपका पैर को उठाना है। इसमें क्या फायदा होगा, इसमें फायदा ये होगा, उनका जो ब्लड फ्लो है या फिर उनका जो ऑक्सीजन फ्लो है वो ऊपर से ऑब्वियसली नीचे का तरफ मूवमेंट होता है ना, तो इसीलिए ये पॉसिबिलिटी है कि वो मूवमेंट होके उनका ब्रेन का तरफ फ्लो हो जाए, ठीक है। इसलिए ये फेंटिंग में ये बेसिक फर्स्ट एड हम लोग को करना पड़ता है। ओके, फेंटिंग में कुछ डाउट है गाइस, एनी डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। सर People may faint as हाँ बोलिए। सर फेंटिंग का मीनिंग क्या है सर? फेंटिंग का मतलब है, बेसिकली मैं कैसे समझाऊं, मतलब बेहोश होके गिर जाना। फेंट मतलब उम, आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, आप गिर गए, उसको फेंटिंग बोल रहे हैं हिंदी में, ठीक है। तो आपको वो देखना है मेडिकली टर्म में वो फेंट हुआ है या नहीं। ये तीन चीज में आपको ध्यान देके देखना है। एक हो गया, वो अनरिस्पॉन्सिव है क्या, यस और नो। अगर आंसर आता है यस, देन फर्स्ट पॉइंट क्लिक। सेकंड हो गया, उनका पल्स रेट जो है वो कम हो रहा है क्या। पल्स रेट आपका हाथ में जो रिस्ट होता है, वो रिस्ट में मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट में, रिस्ट में आपको पकड़ के रखना पड़ेगा। एंड थर्ड वन इज, उनका बॉडी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। नॉर्मल देखिए, आपका बॉडी टेम्परेचर आपको समझ में आता है, नॉर्मल रहता है, बट जब एक आदमी का बॉडी ठंडा होता है तो उनका उस वो आप मतलब टच करने से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तीन चीज अगर होता है तो मेडिकली आप बोलेंगे इसको फेंटिंग, ये आदमी का हो गया है, तो तुरंत फर्स्ट एड जो मेजर था वो आपको दिखाना है, करना है, ठीक है। क्लियर? ओके सर, क्लियर। reaction to pain, exhaustion, hunger, or emotional stress. It may also happen. उसके बाद आता है ट्रॉमा। ओके, ट्रॉमा में क्या है, इट्स बेसिकली टू टाइप्स, फिजिकल ट्रॉमा एंड साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। फिजिकल ट्रॉमा में क्या होता है, जो आप फिजिकली आप देख पा रहे हो, जैसे एक्सीडेंट हुआ, आदमी गिर गया, बर्न्स हुआ, ये ओवरऑल को मैं ट्रॉमा बोल रहा हूँ, राइट। ब्लंट फोर्स हुआ, कट्स हुआ, explosion हुआ, so these are all are called the trauma, blunt trauma and penetrating trauma। ये जो भी मेडिकली टर्म है ना, आप उसको याद नहीं रखने से भी होगा, ऐसा नहीं कि आपको ये चीज चीज याद रखना बहुत जरूरी है। आपको ये ध्यान देना है कि जो वीडियो में दिखा रहा हूँ, जैसे फेंटिंग हुआ, आदमी गिर गया, तो उसमें आपको क्या चीज करना है, फेंटिंग वर्ड को तो आपको समझना है। अगर आप याद भी नहीं रख सकते तो एटलीस्ट सिचुएशन को समझ लीजिए वीडियो से, ठीक है, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ। ओके, ट्रॉमा में एक वीडियो देखिए तो आपको मैं समझा रहा हूँ। If someone sprained an ankle, knee, or elbow, you can use a bandage to support the limb. To make sure you give the right kind of support, bend the joint slightly and apply an ice pack and padding, and then a bandage to help cool and support the injury. You need to wrap it either side of the injury too, to give enough support for the whole area. We're going to demonstrate this technique on an ankle, but you could use it for an elbow or a knee. To bandage an ankle, use a roller bandage. Make sure you have the ankle raised and supported to start with, and then apply an ice pack and some padding.
Using the roller bandage, start with the tail and put it to the inside of the foot, and then wrap it around 1.5 times just to make sure that it doesn't come off. Just going to lift up your leg a little bit. Important to bandage from the toe to the knee because you need to make sure that you cover from the joint before to the joint after the injury site, and then just keep on going around and around. Keep on going until you get to the knee. And then if you can, wrap the bandage around twice when you get to the knee, and then just pin it in place. Okay. To check circulation, squeeze the toenail for 5 seconds. When you let go, the colour should return within 2 seconds. If it doesn't, it means the bandage is too tight and you need to loosen it off and reapply it. Keep checking the circulation every 10 minutes because the ankle may still swell. So remember, when you're bandaging a sprain, apply an ice pack and then cover the injury with padding. Apply a roller bandage to hold the ice pack and padding in place and to help support the injury. Check circulation every 10 minutes and keep the injury elevated. And that's how we bandage a sprain. Sprained an ankle, knee, or elbow, you can use a bandage to support the limb. To make sure you give the right kind of support, bend the joint slightly and apply an ice pack and padding, and then a bandage to help cool and support the injury. You need to wrap it either side of the injury too, to give enough support for the whole area. We're going to demonstrate this technique on an ankle, but you could use it for an elbow or a knee. To bandage an ankle, use a roller bandage. Make sure you have the ankle raised and supported to start with, and then apply an ice pack and some padding. Using the roller bandage, start with the tail and put it to the inside of the foot, and then wrap it around 1.5 times just to make sure that it doesn't come off. Just going to lift up your leg a little bit. Important to bandage from the toe to the knee because you need to make sure that you cover from the joint before to the joint after the injury site, and then just keep on going around and around. Keep on going until you get to the knee. And then if you can, wrap the bandage around twice when you get to the knee, and then just pin it in place. To check circulation, squeeze the toenail for 5 seconds. When you let go, the colour should return within 2 seconds. If it doesn't, it means the bandage is too tight and you need to loosen it off and reapply it. Keep checking the circulation every 10 minutes because the ankle may still swell. So remember, when you're bandaging a sprain, apply an ice pack and then cover the injury with padding. Apply a roller bandage to hold the ice pack and padding in place and to help support the injury. Check circulation every 10 minutes and keep the injury elevated. And that's how we bandage a sprain. ओके ठीक है. सो ट्रॉमा, यहाँ पे जो आपको वीडियो दिखाई दिया, ये बेसिकली क्या है, किसी को अगर ट्रॉमा होता है, फॉर एग्जांपल स्प्रेन हुआ, ठीक है, ओके, मान लीजिए किसी को स्प्रेन हुआ पैर में, तो पैर में अगर जो स्प्रेन होता है उसको इमीडिएटली ठीक करने के लिए या फिर इमीडिएटली फर्स्ट एड के लिए क्या करना पड़ता है, जो एंकल पॉइंट है जो वीडियो में आप देखे वहां पे आइस पैक देना पड़ता है, ठीक है.
ये हिंदी का मतलब क्या है? आप स्प्रेन का मतलब समझ पा रहे हैं क्या? मतलब बंगाली में तो बोलता है मोचक लगना, या फिर इंटरनली जो मतलब होता है ना, कभी चलते चलते पैर में थोड़ा सा ऐसे घूम गया, ट्विस्ट हो गया इमीडिएटली, तो बहुत पेन होता है वो जो जॉइंट वाला पॉइंट पे, ठीक है, उसको स्प्रेन बोलता है। और ये वीडियो में वही दिख रहा है कि अभी उस स्प्रेन को आपको फर्स्ट एड अगर देना है तो वहां पे आइस पैक दीजिए। आइस पैक देने के बाद उसको बैंडेज करना पड़ेगा। बैंडेज का टेक्निक देखिए, यहाँ पे लिम्फ ट्रॉमा में जो बैंडेज होता है, ए में देखिए, पहले एक हाथ में वो बैंडेज को पकड़ना पड़ता है, और दूसरे हाथ में क्या है, आपको रोल ऑन करना पड़ता है, ठीक है। ये रोल ऑन जब करेंगे, बी में देखिए ध्यान से, एंकल वाला पॉइंट पे डबल रोल दे रहा है, एंड सी में आप अगर देखेंगे तो उसको धीरे धीरे टिल नी के नीचे तक उसको लेके जाता है, ठीक है। वहां पे आपको अगर कुछ भी सपोर्ट देना है तो सपोर्ट मतलब बहुत ही, मान लीजिए वो चल नहीं पा रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है पेशेंट का, तब जाके वो सपोर्ट आप दे सकते हो। बट एक लिमिटेड पेन अगर हो रहा है, जो आप मतलब उससे बात करने से आपको समझ में आ जाएगा ना, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब उस लेवल का अनबियरेबल पेन नहीं है, तब आप विदाउट सपोर्ट देने से भी होगा, ठीक है। बट आपको एक चीज ध्यान देना है, आप जब उसको बैंडेज कर रहे हैं, बैंडेज ऐसे ध्यान से करना है कि उसका ब्लड फ्लो में फिर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इसको आप कैसे चेक कर सकते हो? जो पैर का उंगली है, जो हम लोग का टॉप सबसे बड़ा वाला जो उंगली है, उस पे आप थोड़ा सा टच करके रखेंगे, थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे, ठीक है। प्रेस करने के बाद आप उसको छोड़ देंगे, तो इससे क्या होगा, देखेंगे जो मतलब जो स्किन है वो लाल हो गया, ठीक है। उसमें मतलब आप देखेंगे उंगली में भी आप थोड़ा सा जोर से दबा के रखेंगे तो रेड हो जाता है, छोड़ देते हैं तो फिर व्हाइट हो जाता है, मतलब फ्लो, ब्लड फ्लो उधर में हो रहा है। वो टेक्निक वीडियो में भी वही चीज एक्चुअली बोल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज आपको ध्यान देना है, जब आप बैंडेज बांध रहे हो, कोई भी वुडन चीज दे करके उसको ट्विस्ट मत करवाइए, ठीक है। ट्विस्ट कभी मत कीजिए, ओके। और अप्लाई प्रेशर ई ब्लीडिंग, मतलब अगर मान लीजिए ब्लीडिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा खून बह रहा है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, जहां पे खून बह रहा है वहां पे आपको जोर से प्रेस करके रखना पड़ेगा, ठीक है। वो जोर से प्रेस करने के लिए उसका जो खून बहुत ज्यादा मतलब फ्लो ना करे, बाहर में ना निकले, उसके कारण गॉज दे के बेसिकली उसमें प्रेस दे के रखना पड़ता है, ठीक है। ओके, अगर लिम्फ ट्रॉमा मान लीजिए हाथ में हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ट्राइंगुलर डिजाइन का बैंडेज आपको देना पड़ेगा। ट्राइंगुलर डिजाइन का मतलब देखिए अब ध्यान से, जो ए वाला आदमी है, इसका जो बैंडेज है एकदम ट्राइंगल शेप का है, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान याद रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ट्राइंगल का मतलब जो त्रिभुज हम लोग जिसको बोलते हैं, त्रिभुज का कॉर्नर वाला आपका नी, एल्बो सॉरी, एल्बो का तरफ होना चाहिए, ठीक है। तो वो हो गया आपका मिडिल पॉइंट, मैं कर्सर दिखा रहा हूँ देखिए, वो हो गया मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक साइड तो ये कंधा से ऐसे ट्विस्ट होगा, और दूसरा वाला चीज क्या होगा, कंधा में जाकर बंधेगा। बेसिकली ये हाथ को आपको सपोर्ट दे रहा है कि नीचे का तरफ मूवमेंट ना करे या फिर ऊपर का तरफ मूवमेंट ना करे, मतलब एक रेस्ट पोजीशन दे रहा है, ठीक है। समझ में आया ये ट्राइंगुलर शेप का जो लिम्फ ट्रॉमा का बैंडेज का तरीका है? मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ये जो बैंडेज का डिजाइन है देखिए, ये त्रिभुज शेप का है, मतलब ट्राइंगुलर शेप का है, ठीक है। इसका जो कॉर्नर पॉइंट है वो आपका एल्बो, मतलब हाथ का जो कुनू होता है उसका तरफ होना चाहिए। आधा हिस्सा आपका कंधा का उधर में मूव करेगा, और दूसरा आधा हिस्सा ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसमें क्या होगा, ये दोनों साइड जा करके एक साइड में मिलेगा, और वो सी वाला पॉइंट पे देखिए, आप उस पॉइंट पे बांध सकते हैं। इसमें फायदा क्या होगा, आपका हाथ का जो मूवमेंट है वो एक रेस्ट पोजीशन मिला, जिसके कारण आप उसको ऊपर या फिर नीचे नहीं कर सकते हो, कि एक रेस्ट पोजीशन मिला, उसके बाद आप इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल भेजेंगे, ओके। Use a sling to stop someone's arm moving to protect it and prevent further damage. There are two types of sling, an arm sling and an elevation sling, and both can be made using a triangular bandage.
The difference between these two types of sling is that an arm sling holds the arm in a horizontal or slightly raised position. It treats upper arm injuries, wrist injuries, somebody who can bend their elbow, and also for a rib fracture. An elevation sling holds the arm in a raised position with the fingertips for a rib fracture. यहाँ An elevation यहाँ sling पे एक holds चीज wrist, देखिए, somebody who can bend their elbow. ये जो आपने इससे पहले जो फोटो देखा वो बेसिकली क्या है, आपका ट्रायंगुलर शेप देके बांध करके बांध रहा है। इसमें फायदा क्या होगा, उसको आर्म स्लिंग बोलता है। ये आपका फोर आर्म जो है हॉरिजॉन्टली रखेगा। आप देखेंगे हाथ जो है स्ट्रेट मूवमेंट पे है, ठीक है। ये बेसिकली अपर आर्म इंजुरी अगर होता है, मतलब मान लीजिए आपका जो शोल्डर है, कंधा है बेसिकली, उस कंधा में मान लीजिए इंजुरी हुआ, या फिर आपका हाथ में एल्बो में कुछ इंजुरी हुआ, या फिर आपका इसमें रिस्ट में कुछ हुआ, तब आप ये आर्म स्लिंग का जो डिजाइन है वो आप कर सकते हो। रिस्ट इंजुरी होने से भी आप इसको कर सकते हैं। और क्या है, somebody who can bend their elbow, मतलब मान लीजिए कुछ ऐसा चोट लगा तो चोट के कारण आपका एल्बो में इंजुरी हुआ है, ठीक है, या फिर रिब इंजुरी हुआ है, तो उस कंडीशन पे आप ये जो डिजाइन वाला बहुत बहुत इजी तरीका है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप वाला, उसको आप बैंडेज कर सकते हो। ओके, Use a sling to stop someone's arm moving to protect it and prevent further damage. There are two types of sling, an arm sling and an elevation sling, and both can be made using a triangular bandage. The difference between these two types of sling is that an arm sling holds the arm in a horizontal or slightly raised position. It treats upper arm injuries, wrist injuries, somebody who can bend their elbow, and also for a rib fracture. An elevation sling holds the arm in a raised position with the fingertips touching the shoulder. It can help support the arm. It can also help control bleeding from the hand or the arm and also help to reduce swelling. To make an arm sling, ask the casualty to support their arm. Just hold it for me. And then use your triangular bandage देखिए ये and एल्बो gently को जो साइड sit में रखा underneath their arm कॉर्नर वाला and पॉइंट over में, their shoulder. And leave the long bit facing down. Then bring the top bit around to the opposite shoulder, and the bit that's hanging down, bring that up to beat it. If you just let go of your arm for and then re-support it. Lovely. देख रहे Just tie a reef knot. हैं? And then tuck the corners underneath. And make sure the whole of the arm is supported, down to the little finger. With the bit that's left over, देख रहे हैं, इसमें just पूरा twist it. आपका जो एल्बो है It becomes nice and बहुत tight. अच्छे से वो सपोर्ट हो गया, ठीक है, Around the हॉरिजॉन्टल elbow. सपोर्ट हुआ। इसमें क्या है, आपका हाथ एक रेस्ट Using पोजीशन में elevation मिलता है। sling, ओके, first, ask the casualty to support their injured arm. Just support it there for me. And their fingertips should be touching the shoulder. Lay your triangular bandage over the injured arm. Just get the casualty to hold it in place. Just hold it there for me. Come underneath the arm, around the back, and then tie using a reef knot. And then just tuck the points under. With the bit that's left over, देखिए ये एलिवेशन twist it and इसमें है, tight, एलिवेशन बैंडेज है। इसमें क्या होगा, आपका हाथ देखिए, and it fits snugly आपका by the जो elbow. हम लोग का हार्ट पोजीशन है वहां पे उसको रेस्ट करके ये बैंडेज हम लोग बेसिकली करते हैं। Check ओके, circulation, you need to squeeze the fingernail for 5 seconds. हाँ ये देखिए मैं बोल रहा था कि आपको ब्लड फ्लो हो रहा है नहीं, कैसे समझेंगे, उसको जोर से अगर दबा के The रखेंगे, should return within 2 seconds. If it doesn't, it means the sling is too tight. देखिए ये वाला जो मैं बता रहा था ना, उसका जो फिंगर पॉइंट है आप उसको जोर से दबा के रखिएगा, नेल और मतलब पूरा उंगली को 2 सेकंड के लिए, फिर छोड़ देंगे तो व्हाइट से फिर रेड हो जाता है। आप खुद भी अभी खुद से चेक कर सकते हो ये फिंगर को। चला गया, तो उसको थोड़ा सा अगर आप जोर से दबा के रखेंगे, छोड़ेंगे तो बहुत अच्छा से देखेंगे, और जो ब्लड है वो ब्लड धीरे धीरे फैल जाता है। तो उसमें क्या है, आप बैंडेज जो किए इसके कारण उसका ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, रैप एंड एंकल। ये जो आप हम लोग वीडियो में आप जो देखे एंकल में कैसे करके रैपिंग कर रहा है। ओके, फर्स्ट वन,
नंबर 1 पे देखिए, अभी इसको तो मैं प्रैक्टिकली दिखा नहीं सकता, फोटो से ही मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके आपको दिखाने के लिए। ये जो आपका हम लोग का फुट है, हाँ बोलिए। ओके, तो ये जो फुट है उसको पहले 2 बार आपको रोल करना पड़ेगा, ठीक है। 2 बार जब रोल हो गया, इसके बाद इसको एंगल में, मतलब जो एंकल वाला पॉइंट है वहां पे रोल करना पड़ेगा। फिर रोल करने के बाद 3 वाला पॉइंट में फिर से आपको डाउन का तरफ में लाना पड़ेगा, एंड उसके बाद एंकल को लॉक करना पड़ता है, ठीक है। टॉप पोर्शन में देखिएगा, एरो मार्क है फर्स्ट वाला फोटो में, सर्कल घुमा। फिर उसके बाद ये जो क्रॉस वाला है, ये चीज थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जब कर रहे हैं तो दोनों साइड से क्रॉस हो, ठीक है। क्रॉस मतलब गिनित मल्टीप्लाइड साइन पे हो, इसमें क्या फायदा होगा आपका, दोनों साइड में उसको सही से, मतलब उसका जो स्ट्रेस है उस बैंडेज का वो सही से मिले वहां पे, ओके। ये और एक ट्रॉमा का वीडियो है। Under somebody's hand, use a roller bandage. Place the bandage on the inside of the wrist, just below the thumb. Wrap the bandage straight around the wrist twice. Then, wrap the bandage from the inside of their wrist diagonally across the back of their hand up to the nail of their little finger, straight across underneath the fingers, and diagonally back across the back of their hand to the outside of their wrist. इसको देखिए, इसको बोल रहे हैं कि Wrap क्रॉस the bandage under their wrist बांधना, ठीक है। and repeat, diagonal over the back of the hand, across the fingers, and back again. Keep going the same way, bandaging diagonally across the hand like a figure of 8. But each time, only cover about 2/3 of the previous layer. Each new layer should be covering 1/3 of new skin. Make sure you leave the tips of their fingers peeking through. Once you've covered the whole of the hand, wrap the bandage straight around the wrist a couple of times and secure with a pin or tape. Let the circulation, squeeze the fingernail for 5 seconds. फिर से देखिए, देखिए उंगली को दबाया, When you दबाने के let बाद go, if the छोड़ colour दिया, doesn't come back within तो ये 2 जो व्हाइट seconds, से रेड हो जा रहा है, bandage is too tight. इसका मतलब है कि आपका ब्लड फ्लो ठीक है। Keep checking the circulation every 10 minutes. So remember, when applying a hand bandage, use a roller bandage. Make sure the bandage extends far beyond the injury site to ensure an even pressure is applied to the wound. नेक्स्ट वीडियो। Under somebody's hand, use a roller bandage. Place the bandage on the ओके, अभी तक आप जो भी देखे, क्या क्या देखे हम लोग ट्रॉमा में, एंकल स्ट्रेन देखा, एंकल स्ट्रेन में कैसे करके बैंडेज को रैपिंग अप कर रहा है, कैसे करके वहां पे आइस पैक दे रहा है, ठीक है। और उसका जो पैर है वो पैर आपका अपलिफ्ट पोजीशन में रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या देखा, अगर आपको पैर में एंकल इंजरी हुआ, उसमें अगर आपको सिर्फ जो बैंडेड होता है ना, बैंडेज सॉरी, जिसमें मतलब बांध करके रखना पड़ता है, तो उसमें ये ध्यान देना है कि उसको क्रॉस टाई हो, ठीक है। थर्ड वन हम लोग देखे कि अगर हाथ में कहीं पे इंजरी होता है, तो हाथ में जब भी होगा तो हम लोग को रोल बैंडेज इस्तेमाल करना है। रोल बैंडेज किस लिए इस्तेमाल करना है, रोल बैंडेज इस्तेमाल करने से आप जब उसको रोटेट कर रहे हो ना, तो रोलर बैंडेज में वो बहुत आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। उसमें भी आपका रिस्ट में, जैसे वीडियो में देखिए, रिस्ट में इंजरी हुआ या फिर उसका थंब में हुआ, तो पूरा हाथ को वो कवर कर रहा है बैंडेज। पूरा हाथ किस लिए कर रहा है, क्योंकि गॉज जो आप जहाँ पे कट हो गया है वहां पे आप जब उसको प्रेस करके रखे, उसका सपोर्ट चारों ओर से मिले, ताकि खून और बाहर में ना फैले, ठीक है। तो ये छोटा छोटा चीज को हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ओके। अभी आता है फ्रैक्चर, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी द फ्रैक्चर। मतलब फ्रैक्चर का मतलब क्या है, टूट जाना, मतलब कोई हड्डी टूट गया, उसको बोल रहे हैं फ्रैक्चर, ओके। A break or crack in the bone is called a fracture. Broken bone that does not puncture the skin is called a closed fracture. But sometimes a bone can puncture the skin,
This is called an open fracture. Even if you can't see any blood, the break will have caused some internal bleeding, and the injured person may develop shock. Bones that are still growing, like children's bones, are supple and can split, crack, or bend quite easily, a bit like a twig, but the injury is still very painful. If you think someone has a fracture, you may see swelling and bruising. They may have difficulty moving and have movement in an unnatural direction. The limb may look shorter, twisted, or bent. There may be a grating noise or feeling if the limb is moved, have loss of strength, or see signs of shock. If you think you've broken a bone, support the injured part to stop it from moving. This should help ease the pain and prevent any further damage. Place padding around the injury for extra support. If it's an open fracture, cover the wound with a sterile dressing and secure it with a bandage. Apply pressure around the wound and not over the protruding bone to control any bleeding. Call 999 or 112 for emergency help. While you're waiting for help to arrive, don't move the casualty unless they're in immediate danger. Support the injured area. For example, fractures on the arm can be secured against the body with a sling. देखिए, फ्रैक्चर भी अगर होता है हाथ में, सेम ट्रायंगुलर बैंडेज जो हम पहले देखे, सेम डिजाइन में आपको करना पड़ेगा। बट एक चीज ध्यान देना है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा, आई मीन कुछ भी पैडिंग है, तो बेस में, मतलब मान लीजिए ये जो हाथ में देखिए टाइम मार रहा है ना, तो नीचे में बेस में कुछ देने के लिए कि उसको एक्स्ट्रा थोड़ा सा कंफर्ट हो और सही से रेस्ट पोजीशन मिले वो हाथ में, ठीक है, कि मान लीजिए टूटने के बाद और भी ज्यादा पेन ना हो, वो चीज हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। Fracture to the leg can be secured to the uninjured leg with a triangular bandage. Keep checking the person for signs of shock, but do not raise an injured leg. If necessary, raise the uninjured leg. If they become unresponsive at any point, prepare to treat an unresponsive casualty. So remember, pad and support the injured area. Use a sling or triangular bandage to keep it secure. Cover any wounds. Call 999 or 112. And that's how you treat someone with a fracture. Okay. If this video has been helpful to you, help support St John Ambulance by going to sja.org. ठीक है, तो हम लोग अभी तक क्या देखे, ये वाला जो लास्ट वाला हुआ कि फ्रैक्चर हुआ। फ्रैक्चर आप तो इमिडिएटली तो समझ नहीं सकते ऑब्वियसली कि सर टूट गया कैसे, हम लोग को पता चलेगा, ठीक है। दो तीन सिम्टम है। एक हो गया जो व्यक्ति में बहुत ज्यादा पेन फील होगा, जिसके कारण वो आपको बोलेगा कि हाँ बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। दूसरा हो गया स्वेलिंग हो जाएगा, मतलब फूल जाएगा एरिया, ठीक है। थर्ड वन हो गया, अगर क्रैक होता है तो देखेंगे वो एरिया थोड़ा सा ट्विस्टेड हो जाता है, या फिर थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट लग रहा है। तो उस कंडीशन में अगर आपको ये लग रहा है, देन यू कैन इमीडिएटली डू द ट्राइंगल से बैंडेज, ठीक है। अगर वही चीज आपका मान लीजिए पैर में हुआ, ठीक है, तो हम लोग को ये चीज ध्यान रखना है हमेशा, जो भी बॉडी पार्ट में होता है, बॉडी पार्ट को ज्यादा हम लोग उसको मूवमेंट नहीं करेंगे, रिस्ट्रिक्ट रखेंगे, ठीक है। तो उसी हिसाब में ये बैंडेज या फिर फर्दर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है। तो अभी तक हम लोग जो भी चीज किए, दिस इज ट्रॉमा रिलेटेड, जहाँ पे स्ट्रेस स्प्रेन हुआ, हैंड इंजरी हुआ, बैंडेज हो गया, फिर उसके बाद ट्राइंगुलर बैंडेज हो गया, ठीक है, देन फ्रैक्चर हो गया, ये सब सारा चीज देखा। तो अभी तक आप लोगों को कुछ डाउट है, यहाँ तक कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चन? No, sir, everything is clarified. Thank you, sir. सर हाँ, सर जो सर पढ़ाई हाथ होगा वो टूट तो जाएगा तो होगा ना? एक एक करके पूछे प्लीज, बोलिए। बोल रहा हूँ जो पढ़ाई होगा वो सब प्रैक्टिकल होगा ना? देखिए, फर्स्ट एड का जो ट्रेनिंग होता है ये तो मैं थियोरिटिकल कर रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप जब लेंगे तो आपको प्रैक्टिकली ये सब चीज दिखाया जाएगा। ओके, हाँ, और कोई किसी सवाल पूछ रहे थे आप?
सर बोल रहा था अगर हाथ टूट जाएगा तो सर ट्रायंगल बैंडेज से उसको बांध देना चाहिए। अगर मान हाँ लीजिए पैर फ्रैक्चर हो गया तो हाँ उसमें कौन सा, किस चीज से बांधना पड़ेगा? ओके। देखिए अगर पैर में ऐसा कुछ होता है तो पहला चीज है पैर को आप ज्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे। सेकंड हो गया, पैर में क्या होता है बैंडेज, एक्चुअली सपोर्ट बैंडेज बोलते हैं उसको, ठीक है। मतलब मान लीजिए पैर का कोई भी पार्ट इंजरी हुआ, हम लोग फर्स्ट में कुछ एक दो स्लाइड देख रहे देंगे कि उसमें स्टिक था, वो स्टिक दोनों साइड में सपोर्ट देके बैंडेज बांध रहे हैं, तो वो स्टिक सपोर्ट बैंडेज होता है। जो कि एक पैर मान लीजिए टूटा, अगर वो स्ट्रेट कंडीशन में है तो वो जो स्टिक का मतलब हो गया, समझ आ रहा है ना, वो एक लकड़ी, ठीक है, जो फर्स्ट जी एड सर। बॉक्स में जी रहता है, सर। जी वो सर। लकड़ी मान लीजिए बांध दिए दोनों साइड में, और मतलब रखने के बाद फिर उसको बैंडेज में रैप अप कर दिए, तो उसमें क्या है वो स्ट्रेट अलाइनमेंट रहेगा, ठीक है। और तीसरा हो गया कि पोजीशन ऐसा लग रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो उस पार्ट को आप ज्यादा छेड़खानी नहीं करना, उसको बस एक सपोर्ट देने के लिए कोशिश कीजिए, ठीक है। कि नीचे में मान लीजिए आदमी को आप स्ट्रेचर के ऊपर रख दिए या फिर कोई हार्ड शेप के ऊपर रख दिए कि उसको आज ज्यादा मूवमेंट ना करना पड़े, ओके, ठीक है। ओके सर। ओके, नेक्स्ट इज द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग का दो तीन चीज है। एक हो गया इलेक्ट्रिक शॉक, जहां पे जब इलेक्ट्रिक करंट हम लोग का बॉडी थ्रू होके पास करता है, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक। इलेक्ट्रिक्यूशन किसको बोलते हैं? जब एक आदमी का इलेक्ट्रिक शॉक के कारण डेथ हो जाता है, मौत हो जाता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक्यूशन। इलेक्ट्रिक शॉक कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, ऑब्वियसली। जब हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जीवन में किसी सबको कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो लगा ही होगा। कभी थोड़ा सा हल्का लगा होगा, कभी ज्यादा लगा होगा, ठीक है। बट ये हल्का कभी हल्का नहीं होता है, हल्का से भारी इतना होता है कि आदमी का डेथ भी हो जाता है। डिपेंड कर रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग के बॉडी के अंदर कितना टाइम तक फ्लो किया, हम लोग का बॉडी का कंडीशन क्या रहा, जिसका कारण वो इलेक्ट्रिक्यूटेड, आई मीन डेथ हो रहा है नहीं, वो चीज समझ में आएगा। अगर हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है तो इसमें क्या होगा, एक झंझनाहट फील होगा, बर्न्स हो सकता है मतलब जल सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है मतलब आपका हार्ट पंप करना बंद हो सकता है इलेक्ट्रिक शॉक में। अगर इलेक्ट्रिक्यूशन होता है तो क्या होगा, आदमी का सीधा सीधा डेथ। ओके, सो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग को क्या क्या चीज फैक्टर्स करता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक वोल्टेज, और कितना टाइम तक हम लोग को वो करंट फ्लो कर रहा है बॉडी का अंदर होके, पाथ ऑफ द करंट, ठीक है। एंड लास्ट वन इज द बॉडी रेजिस्टेंस। अभी मान लीजिए आपका हाथ भीगा हुआ कंडीशन में है, या फिर आपका कपड़ा भीगा हुआ है, आप जाके इलेक्ट्रिक स्विच ऑन किए, ठीक है। उस कंडीशन पे आपका जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज्यादा हाई है। सेम स्विच में अगर एक आदमी सूखा कपड़ा में वो स्विच ऑन कर रहा है, उसी टाइम में मान लीजिए 1 सेकेंड हो 2 सेकेंड हो, उनका जो रिस्क फैक्टर है कम होगा कंपेयर टू भीगा कपड़ा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि रेजिस्टेंस, जो आप भीगा कपड़ा में रहेंगे आपका रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस वैल्यू क्या रहेगा, बहुत कम रहेगा, ठीक है, 10,000 ओहम। बट आपका अगर ड्राई कंडीशन रहेगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा। तो रेजिस्टेंस से बेसिकली क्या करता है, करंट को जाने के लिए बाधा देता है, ओके। तो अभी हम लोग आता है करंट, एम्पेयर। करंट को हम लोग यूनिट में क्या बोलते हैं, एम्पेयर बोलते हैं। अभी मैं उतना डिटेल अभी इसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट में नहीं घुस रहा हूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। और पाथ ऑफ करंट, द पाथ ऑफ द करंट टेक्स थ्रू द बॉडी इफेक्ट्स व्हिच ऑर्गन्स आर इंपैक्टेड। तो ये सब चीज डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक शॉक के लिए, ओके। इसमें क्या होगा, इफेक्ट क्या है, ये एम ए लिखा हुआ है मतलब मिली एम्पेयर। मिली एम्पियर क्या होता है, करंट का यूनिट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप आलू खरीदने जाते हैं, पटल खरीदने, पानी खरीदते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, लीटर दो, 1 केजी दो, 2 केजी दो। ये केजी क्या है, एक यूनिट है। इलेक्ट्रिक करंट का भी मेजरिंग एक यूनिट होता है जिसको हम लोग एम्पेयर बोलते हैं, ठीक है। तो मिली एम्पेयर से स्टार्ट, अभी जैसे यहाँ पे क्या मिली एम्पेयर से स्टार्ट हुआ है, 1 मिली एम्पेयर। 1 मिली एम्पेयर का करंट अगर हम लोग को बॉडी में लगता है तो क्या होगा, थोड़ा सा हल्का सा सेंसनाट होगा। अगर 5 मिली एम्पेयर का लगता है तो हल्का सा झटका लगेगा।
ठीक है, बट ऐसा नहीं कि आपको पेन होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है। फिर 10 to 20 मिली एम्पेयर अगर लगता है तो थोड़ा सा पेनफुल होगा, थोड़ा सा मतलब झंझनाहट थोड़ा सा ज्यादा आपको महसूस होगा। 50 to 100 अगर लगता है एक्सट्रीम पेन हो सकता है, इवन रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है, मतलब आपका सांस आना लेना भी बंद हो सकता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब मसल जो है क्या हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, मतलब कॉन्ट्रास्ट को मैं कैसे बोलूं, मतलब सिकड़ जाता है जिसको बोलते हैं ना, वो होगा, ठीक है। इवन आपका जो हम लोग का हार्ट है वो फिब्रिलेटिंग टाइप का भी होगा, जिसमें मतलब रैपिड हार्ट बीट मूवमेंट, अभी जैसे धक धक होता है, धक 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 धक, मतलब वो हो सकता है, ठीक है। 100 to 200 अगर होगा तो वेंटिकुलर फिब्रिलेशन होगा, लीडिंग लाइक ए ऑलमोस्ट डेथ। और 200 मिली एम्पेयर होने से तो बांस डेथ तो 100% हो गए। तो ये हो गया हम लोगों का बॉडी कितना करंट तक क्या झेल सकता है। ओके, वोल्टेज का क्या है, 50 वोल्ट अगर होता है तो ठीक है, लो रिस्क है। 50 to 100 वोल्ट होता है तो पेनफुल थोड़ा सा शॉक होगा। हालांकि वोल्टेज एंड करंट इज द एक दूसरे के साथ रिलेशन है, ठीक है। बट आप देखेंगे जितना वोल्टेज बढ़ता है उतना डेंजर का जो है, अब 440 वोल्ट में अगर टच करेंगे तो इमीडिएटली उधर ही खत्म, ठीक है। सो अभी आते हैं हम लोग बॉडी रेजिस्टेंस। बॉडी रेजिस्टेंस में जैसे बताया, ड्राई स्किन, सूखा स्किन चमड़ा होता है और भीगा चमड़ा होता है, दोनों में क्या होगा, रेजिस्टेंस, मतलब वो जो मतलब करंट फ्लो होता है उसको रेजिस्ट करने के लिए किसका क्षमता ज्यादा है, जिसका ड्राई स्किन है उसका क्षमता ज्यादा है, बिकॉज ऑफ द हायर रेजिस्टेंस, ठीक है। जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि आप भीगा कपड़ा में या फिर भीगा हाथ में इलेक्ट्रिक स्विच ऑन मत करो एंड ऑल, ठीक है। उसके बाद बाकी जैसे पाथ ऑफ करंट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हम लोग ऑलरेडी बता दिए। इसमें एक जो कैलकुलेशन छोटा सा आता है व्हिच इज कॉल्ड द V इज इक्वल टू IR, जो कि ओहम्स लॉ होता है। V का मतलब हो गया वोल्टेज, I का मतलब करंट, R का मतलब रेजिस्टेंस। यहाँ से हम लोग को ये एक कैलकुलेशन करते हैं कि एक करंट, एक वोल्टेज बताया एक लाइट का, उसे कितना करंट होगा या फिर क्या रेजिस्टेंस है, वो चीज हम लोग यहाँ से देखते हैं। मैं इसमें उतना डिटेल नहीं जा रहा, ओके। फर्स्ट एड हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक शॉक अगर किसी को लगता है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिस्कनेक्ट द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इमीडिएटली। मतलब क्या करना है आपको, तुरंत पहले तो देखिए कि आपके सामने में एक आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है या फिर लग गया है, आपको इमीडिएटली क्या करना पड़ेगा, जाके उसका मेन स्विच है वो मेन स्विच को जाके बंद करना पड़ेगा। सेकेंड, कॉल इमरजेंसी सर्विस, मतलब एम्बुलेंस सर्विस अगर है तो तुरंत आप उसको इन्फॉर्म कीजिए, ठीक है। थर्ड क्या है, आप जाके देखिए कि वो आदमी, एक तो तार फार अगर टच किया है तो डंडा लेके जो सूखा लकड़ी है उसको लेके हटाइए। फिर वो उसको देखिए कि वो रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं, ब्रीदिंग ले रहा है या नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है, CPR दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ब्रीदिंग नहीं ले रहा है, ठीक है, और कैरोटिड नार्व जो है काम नहीं कर रहा है, तो तुरंत आपको CPR देना पड़ेगा। CPR कैसे देना पड़ेगा हम लोग जाएंगे नेक्स्ट में, ठीक है। और अगर बर्न होता है, ट्रीट बर्न एंड अदर इंजरी, मतलब बर्न हुआ तो बर्न इंजरी हम लोगों को कैसे फर्स्ट एड करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज हम लोग को ध्यान देना है। इलेक्ट्रिक बर्न अगर होता है तो पहला बात है, ठंडा बर्फ एंड ऑल ये सब मत दीजिए, ठीक है। नॉर्मल रनिंग वाटर 10 मिनट तक हम लोग को देना है। उसके बाद क्या करना है, उस बांड को कवर करना है एक ड्रेसिंग देके। उसके बाद कुछ भी ऑइंटमेंट मत दीजिए, क्रीम्स बेसिकली, ठीक है। उसके बाद सीधा हॉस्पिटल। अगर आर्क ब्लास्ट बाउंस होता है तो वो बेसिकली एक थर्मल बाउंड होता है, जिसमें आपको अगर कोई भी क्लॉथ ज्वेलरी है वहां से उसको रिमूव कीजिए, कवर द with a dry and sterilized dressing, stabilize the person if have fallen, मतलब अगर गिर गया है तो उसको स्टेबल कीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको इमीडिएटली हॉस्पिटल। अभी एक वीडियो देख लीजिए। Burns and scalds are damage to the skin caused by heat. A burn is usually caused by dry heat, and a scald is caused by wet heat.
You need to stop the burning by cooling the burn as soon as possible. This will decrease the severity of the injury. If someone has a severe burn, they may develop shock, which is a life-threatening condition, and they will need to get to the hospital as soon as possible. There are 5 signs which may be seen when someone has a burn or scald: red skin, swelling, blisters on the skin, peeling skin, or the skin may be white or scorched. If someone has a burn or scald, move them away from the source of the heat to stop the burn getting any worse. Then start cooling the burn as quickly as possible. Place it under cool running water for at least 10 minutes or until the pain feels better. Don't use ice, gels, or creams, as this could damage the tissue and increase the risk of infection. If the burn looks like a serious burn, or it's to a child, it's larger than the size of the casualty's hand, it's a burn to their face, hands, or feet, or if it's a deep burn, then call 999 or 112 for emergency help. If possible, get someone to do this for you while you continue to cool the burn, or use a speakerphone if you're on your own. Gently remove any jewellery or clothing near the burn, unless it's stuck to it. When the burn has cooled, cover it lengthways with cling film. Get rid of the first 2 turns of film and then apply it lengthways over the burn. Use a plastic bag if you have no kitchen film. This will protect the burn from infection. Never burst any blisters which may have formed, as this may increase the risk of infection. Do not use ointments or fats to treat the burns, as this may increase the risk of infection. Special burns dressings and gels are not recommended. You may also need to treat the casualty for shock. So remember, when treating burns and scalds, move the casualty away from the heat source. Place the burn under cool running water for at least 10 minutes. If it's larger than their hand, a deep burn, they're a child, the burn is on their face, their hands, or their feet, call 9. Burns and scalds are damage to the skin caused by burning by cooling the burn as soon as possible to get to the hospital as soon as possible. Skin or the scorched. If someone ओके सो बर्न इंजुरी जब होता है, ये जो आप एरिया परसेंटेज देख रहे हैं ना, तो उसमें उस परसेंटेज के बेसिस में वो आदमी का डिपेंड करता है कि उसका कितना चांसेस है, ठीक है। तो इसलिए बर्न इंजुरी को बहुत अच्छा से हम लोग को टैकल करना पड़ता है, जिसमें 2-3 चीज थोड़ा सा ध्यान देना है। नंबर 1, उसको इमीडिएटली जैसे 10 मिनट तक, मिनिमम 10 मिनट तक फ्रेश पानी हम लोग को देना पड़ेगा। सेकंड हो गया, उस 10 मिनट का अंदर में आपको एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करना है। दूसरा जो भी है उसको बताइए कि एम्बुलेंस को अरेंज करने के लिए। थर्ड पॉइंट हो गया, उसके ऊपर कुछ भी मतलब नॉर्मल जो क्रीम होता है ठंडा, अभी बहुत सारी जगह में क्या करता है, कुछ कुछ जगह में कि कोलगेट लगा देते हैं ठंडा नहीं, ऐसे कुछ भी क्रीम इस्तेमाल नहीं करने के लिए। एंड उसको थोड़ा सा कवर करना है, कवर करके फिर हॉस्पिटल जाना है कि उसके ऊपर अगर कुछ भी डास्ट एंड ऑल कुछ अगर लगता है तो चांसेस है वो और ज्यादा इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्टेड हो जाए, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को बर्न इंजुरी में? ओके, नेक्स्ट हो गया हम लोग का हीट एग्जॉशन। हाँ बोलिए। पूछ रहा हूँ सर, अगर जलता है, जैसे किसी के हाथ जलती है, तो हम्म। सर उस पे जब हमें पानी वाटर फ्लो करना है, तो किस तरह का वाटर फ्लो करना है सर? मुझे किसी पैकेट में उस पानी को मतलब भरकर हाथ पर रखना है, या फिर डायरेक्ट हम पानी डाल सकते हैं हाथ पर या पैर पर जहाँ जलता है? हाँ, डायरेक्ट दे सकते हैं आप।
मतलब ऐसा नहीं कि भर के रखने के लिए, आप डायरेक्ट आपको देना पड़ेगा। जैसे वीडियो में भी देखे ना, मान लीजिए एक टैप है, टैप में जाके ऑन कर दिया और हाथ नीचे में रख दिया, फिर हो रहा है। और मान लीजिए ऐसे जगह में लगे हाथ में या ये पैर में या फिर कमर में कहीं पे हुआ, तो जो क्या बोलते हैं उसको, एक बाकेट है या फिर बोतल में रखा हुआ, वहां से आप ढाल रहे हो ऐसे करके, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर में घुसा करके नहीं रखना है, वो चीज नहीं बोल रहा है, ठीक है। ओके ओके। ओके, थैंक यू। ओके। Heat exhaustion is caused by loss of salt and water from the body, usually through excessive sweating. Develops slowly and usually happens to people who aren't used to hot, humid weather. A dangerous and common cause of heat exhaustion is when the body produces more heat than it can cope with. This can happen when someone takes non-prescription drugs, like ecstasy, which can stop the body from regulating its temperature properly. There are 6 key things that may lead you to suspect someone has heat exhaustion: a headache, dizziness and confusion, a loss of appetite and feeling sick, sweating with pale, clammy skin, cramps in the arms, legs, and stomach, and fast, weakening pulse and breathing. If you think someone is suffering from heat exhaustion, help the person to a cool place and get them to lie down with their legs raised. Give them lots of water to drink, and you can also give them an isotonic drink to help replace the salt in the fluid that they have lost through sweating. Keep checking their level of response. If their condition seems to be getting worse, place them into the recovery position and call 999 or 112 for emergency help. So remember, help them lie down in a cool place, raise their legs, and give them water to drink. And that's how you treat someone with heat exhaustion. If this video has been helpful to you, help support St. John. ओके। तो हीट एग्जॉशन में बेसिकली क्या होता है, जैसे आपको समझ में आया कि आदमी बेसिकली जब समर टाइम होता है, ठीक है, समर के सीजन में मतलब गर्मी के टाइम पे क्या होता है, आदमी चक्कर करके गिर जाता है, ठीक है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द स्वेटिंग। बहुत ज्यादा स्वेट हुआ, या फिर हम लोग का बॉडी के अंदर में एक टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। वो टेम्परेचर जब डिसबैलेंस हो जाता है, उस कंडीशन पे ये हीट एक्सोजन होता है, और हीट एक्सोजन में आदमी गिर जाता है, और या फिर उसको डिजीनेस लगता है, मतलब उसको चक्कर लग रहा है, उसका सर बहुत दर्द कर रहा है। उस कंडीशन में हम लोग को क्या फर्स्ट एड करना है? पहले उसको लेके बैठना है जहाँ पे आराम से एक फ्रेश एयर मूवमेंट हो रहा है, ठंडा जगह है, ठीक है। सेकंड हो गया, उसको लिटाना है फ्लोर में स्ट्रेट। थर्ड वन, पैर को क्या करना है? आप लिफ्ट करना है। कोई भी एक सब ऑब्जेक्ट दे दीजिए, चेयर दीजिए, कुछ भी दीजिए, आप लिफ्ट करके पैर को ऊपर में रखा। उसके बाद क्या करना है? वाटर, जो कि अ, हम लोग का क्या होता है उसको वो देता है ना यार, पानी ओरल या कुछ होता है, भूल गया मैं। मेडिकली जो एक पाउच आता है, ठीक है, ओआरएस, ओआरएस, ओआरएस टाइप का पानी और उनको, हाँ, ओआरएस टाइप का पानी उनको देना पड़ेगा। और देने के बाद इलेक्ट्रोड। उसको थोड़ा सा, हाँ, इलेक्ट्रो पाउडर, करेक्ट। तो वो देने के बाद थोड़ा सा उसको रेस्ट दीजिए। उसके बाद भी अगर लग रहा है कि आदमी बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, तो फिर आप डॉक्टर के पास ये कीजिए, रिकमेंड कीजिए। नहीं तो थोड़ा सा 5-10 मिनट अगर बैठा के रखेंगे तो एक नॉर्मल पोजिशन पे वो आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द नोज ब्लीडिंग। नाकों से जब खून बहता है, क्या करना है? Someone is having a nosebleed, your priority is to control the bleed and keep the airway open. Help them to sit down, never lie down, and keep the nose above the heart to help to control the bleeding. Get them to lean forward, never backwards. This ensures that the blood drains out through the nose rather than the back of the throat, which may block the airway. Ask the casualty to breathe through their mouth and pinch the soft part of the nose. You can give them a pad to catch any blood that may drain out. After 10 minutes, release the pressure, reassess. If the bleeding has not stopped, apply the pressure for a further 10 minutes. If the bleeding is severe,
or if you have not managed to control the blade after 30 minutes, it is time to call for an ambulance. So remember, get them to sit down, leaning forward. Pinch the soft part of the nose, and if necessary, call for an ambulance. And that's how you treat a nosebleed. देखिए, नोज ब्लीडिंग में बहुत ही अच्छा एक चीज हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। नोज ब्लीडिंग जब होता है ना आदमी का, हम लोग का नॉर्मली क्या होता है, ये लगता है कि मैं सर को अगर ऊपर का तरफ कर देता हूँ तो ब्लड फ्लो बंद हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग टेक्निक। ठीक है, आपको क्या करना है, सर को नीचे का तरफ ही झुका के रखना है, अपनी नॉर्मल पोजिशन में रखना है। न- जो हम लोग का नाक है, नोज को 10 मिनट तक पहले बंद करके रखिए, फिर छोड़िए। उसके बाद आप फिर भी हो रहा है तो और 10 मिनट करके रखिए। 30 मिनट के बाद अगर लग रहा है कि ये फ्लो अभी भी बंद नहीं हुआ, तब तुरंत हॉस्पिटल आप प्रोसेस कर सकते, मतलब 20 मिनट 25 मिनट के बाद ही कर सकते हो आप। ठीक है, बट सर को पीछे का तरफ में मूवमेंट नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखना है। ओके, ये हो गया सीवियर ब्लीडिंग, बहुत ज्यादा अगर खून बहता It है। can be traumatic and distressing. If someone's bleeding isn't controlled quickly, they may develop a life-threatening condition called shock, and they may become unresponsive. Bleeding from the mouth or nose may affect their breathing. So try to ensure that the airway is kept clear. Obstructed airway can be a cause for a casualty to become unresponsive. If the casualty becomes unresponsive at any point, open the airway and check their breathing and prepare to treat an unresponsive casualty. To treat someone with a severe bleed, put gloves on if you have them, as this will help to protect you both from infection. If the wound is covered by clothing, remove or cut the clothes to uncover the wound. Is there an object in the wound? If there is, don't pull it out because it may be acting as a plug to reduce the bleeding. Instead, leave it in and apply pressure on either side of it to push the edges together. If there's no object in the wound, apply direct pressure on the wound with your fingers and use a sterile dressing or clean, non-fluffy pad to stop the bleeding. If you don't have a dressing, ask the casualty to apply direct pressure themselves to stop the bleeding. Jenny, can you apply pressure for me, please? Brilliant, excellent, well done. Ask a helper to call 999 or 112 for emergency help. Or if you're on your own, use a mobile on speakerphone so you can keep treating the casualty. Tell the emergency services where the bleeding is coming from and the amount of bleeding. The casualty may develop shock, so help them to lie down on a blanket or rug if there's one to protect them from the cold. Raise and support their legs so they are above the level of their heart. Do not raise the leg if it is injured. Jenny, can I lay you down? Okay. Secure the dressing with a bandage that is firm enough to maintain the pressure but doesn't cut off the circulation. Check the circulation by pressing a nail bed or skin beyond the bandage for 5 seconds. Release the pressure. If the color does not return within 2 seconds, the bandage is too tight. If blood shows through the dressing, don't remove it. Just apply a second bandage on top. If blood shows through both dressings, remove them and apply a fresh bandage, ensuring there is direct pressure applied at the point of bleeding. Support the injured part with a sling or bandage, but check circulation every 10 minutes. Keep monitoring the casualty's level of response while waiting for help to arrive.
ओके। तो जब हम लोग का सीवियर ब्लड इंजरी हुआ, मतलब सीवियर, बहुत ज्यादा खून बह रहा है वहां पे, अब देखिए वीडियो में क्या दिखा है कि आदमी को लेटाया, लेटाने के बाद उसको हाथ को ऊपर किया और उसको बैंडेज किया। इसका कारण ये है कि अगर हम लोग का हाथ, मतलब हाथ में अगर कहीं पे होता है तो हार्ट के अगर नीचे रहे रहता है तो उसमें क्या होगा, ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा बहेगा। इसलिए उसको इस ऐसा पोजीशन पे लाना है कि हार्ट लेवल से ऊपर हो, कि ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम हो जाए। सेकंड हो गया, ध्यान दिए उसमें प्रेशर दे के रखना पड़ रहा है, ठीक है। तो या फिर वो जो आदमी को इंजरी लगा उसको बोलिए थोड़ा सा प्रेस करके रखने के लिए, या फिर आप अगर फर्स्ट एडर हो तो आप भी उसको प्रेशर दे के रख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट फ्लो जैसे बंद होने के लिए वो करने के लिए बोलता है, या फिर ब्लड फ्लो कम करने के लिए, ठीक है। थर्ड वन क्या है, कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर में रख करके मत प्रेस कीजिए, उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन होने का चांस है, प्लस और भी ज्यादा इंजरी होने का चांस है। ओके, नेक्स्ट इज द आई इंजुरी। Eye injuries vary from something very minor, such as getting shampoo in your eye, to something quite serious, such as a cut, which could cause permanent loss of vision. Common types of eye injuries include foreign objects getting stuck in the eye, cuts or grazes from a sharp object, severe blows to the eye from a hard object. If you think someone's hurt the eye, there are 5 key things to look for: pain in the eye or eyelid, a visible wound or bloodshot appearance, partial or total loss of vision, blood or clear fluid leaking from the wound, screwed up eyelids and watering if there's something in there. If someone has an eye injury, tell them not to rub the eyes, as this can make it worse. Get them to sit down facing a light. You're going to open the eyelid. Get them to look right, left, down, and back. If you see something in the eye, get them to tilt to the injured side. You can use a jug of water or saline solution to remove the object. You can use a tea towel to get any drips that may come from the eye. If you think the eye may be bruised or cut, get them to lie on their back, keeping their head and eye as still as possible. You can give them a non-fluffy sterile dressing to hold in place over the eye. Mark, can I get you to this is over the eye for me? Excellent. Or you can keep it in place with a bandage. Then take or send him to hospital. So remember, when you're treating eye injuries, tell them not to rub their eyes. Look closely to see if there's anything in the eye. If there's something in it, wash it up with clean water. Put a pad on the eye if it's bruised or cut, and take or send him to hospital. And that's how you treat eye injuries. ओके, सो अभी आपको समझ में आ गया, अगर इन केस आंखों में कुछ हुआ, ठीक है, तो क्या करना पड़ता है। पहला ये चीज करना है कि उसको रबिंग नहीं करना है, मतलब घसना नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या है, बीइंग ए फर्स्ट एडर आपको ये देखना है कि आंखों के अंदर में कुछ ऑब्जेक्ट तो नहीं है। कैसे देखना है, जैसे वीडियो में देखिए कि उसको बैठा करके ऊपर का तरफ देखना पड़ेगा, फिर आंखों को बोलिए राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप एंड डाउन। अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट फाइंडिंग होता है तो फ्रेश वाटर या फिर कुछ भी ऑब्जेक्ट देके उसको आंखों के ऊपर डालिए, या फिर कोई भी सॉल्यूशन जो आई ड्रॉप टाइप का होता है उसके ऊपर दीजिए, तो फ्लो होकर निकल जाएगा। अगर लग रहा है कि कुछ इंजरी हो गया, स्वेलिंग हो गया, तो तुरंत उसको हल्का सा पैडिंग देके फिर उसको हॉस्पिटल में भेजना है। सो दिस इज द आई इंजरी। ओके, नाउ दिस इज कमिंग द कार्डियोपुल्मोनरी रेसिसिएशन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं CPR, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो वीडियो प्ले करते हैं। सी वीडियो में इसलिए प्ले कर रहा हूँ, वीडियो रखा हूँ कि आपको समझने पे बहुत ज्यादा आसानी हो, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? एनी क्वेश्चन?
नो क्वेश्चन? No question, sir. Everything is good. ओके. If after performing the primary survey, you find someone who is unresponsive and not breathing normally, call for help. Ask someone to call 999 or 112 and ask them to bring an AED if one is available while you begin CPR immediately. If you're on your own, make the call yourself, ideally by using a mobile on speakerphone so that you can begin CPR as soon as possible. You will need to start with chest compressions. Kneel down beside the casualty's chest. Place one hand center on the chest and place the heel of your other hand on top and interlock your fingers to lift देखिए them ये off पोजीशन the बहुत ribs. इंपॉर्टेंट है. Lean over the casualty with your arms straight and press down on the chest to 5 to 6 centimeters. Release the pressure. Allow the chest to come back up without removing your hands from the chest. Repeat this to give 30 chest compressions at a rate of 100 to 120 beats per minute. This is quite fast. To help you keep pace, you can sing Staying Alive. After 30 chest compressions, you need to give rescue breaths. If you have not been trained or unwilling or unable to give rescue breaths, continue with chest compressions only until help arrives or the casualty becomes responsive. To give rescue breaths, make sure the airway is open by tilting the head back with one hand on the forehead and two fingers on the chin. Pinch the soft part of the nose and allow the mouth to fall open. Take a deep breath and seal your mouth around theirs. Blow steadily into their mouth, giving a rescue breath in about 1 second. Their chest should rise. Remove your mouth from theirs and watch their chest fall. Give them 2 rescue breaths like this. Continue to alternate 30 chest compressions and 2 rescue breaths. If someone can help you perform CPR, you can swap over every 1 to 2 minutes with minimal interruption to chest compressions. If there's someone there who can help, if they have brought you an AED, ask them to turn it on and follow the instructions while you continue CPR. Continue CPR until emergency help arrives and takes over. Because it starts to show signs of becoming responsive, they start breathing normally or opening their eyes, or you become too exhausted to continue. If they do start breathing normally, again, place them in the recovery position, monitor them, and prepare to start CPR again if necessary. So remember, if you come across an adult who is unresponsive and not breathing normally, call for help. Ask a caller to call 999 or 112 for emergency help and ask them to bring an AED. If you're on your own, make the call yourself, ideally by using a mobile on speakerphone so that you can begin CPR. Give 30 chest compressions, followed by 2 rescue breaths. Continue giving 30 compressions and 2 rescue breaths until help arrives or they become responsive. If an AED is available, continue CPR. ओके. देखिए ये सीपीआर क्या होता है? कार्डियो पुल्मोनरी रिससिटेशन. इसमें हम लोगों को कोई भी अगर विक्टिम मिला जो अनकॉन्शियस है, जो आपको रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आप उसको कुछ पूछ रहे हैं, ही इज टोटली अनरेस्पॉन्सिव. ठीक है सर? ठीक है. उस कंडीशन में आपको सीपीआर का तरफ बढ़ना है, बट उससे पहले आपको ये देखना है कि वो ब्रीदिंग ले रहा है या नहीं. सीपीआर में बेसिकली क्या होता है, हम लोग क्यों देते हैं? जब एयर मूवमेंट ब्रेन टू हार्ट कंप्लीट नहीं होता है साइकिल, तब ब्रेन डेड हो जाता है. डेड मतलब अनरेस्पॉन्सिव हो जाता है. तब हम लोग को ये सीपीआर देना पड़ता है. थर्ड वन हो गया जो कैरोटिड नर्व है, जो कि हम लोग का गर्दन के वहां पे कहाँ पे है, ये जो नेक पॉइंट है, वो पॉइंट पे कैरोटिड नर्व है. उसको थोड़ा सा 10 सेकेंड प्रेस करके रखना है. अगर वो पल्स मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तब आपको
कैरोटिड नार्व नहीं, सॉरी, कैरोटिड पाल्स। हाँ, वो पाल्स अगर मूव कर रहा है तब सीपीआर का जरूरत नहीं है। अगर वो पाल्स मूव नहीं कर रहा है तब आपको वहां पे उस आदमी को क्या करना पड़ेगा, सीपीआर देना पड़ेगा। बेसिकली वो ब्रीदिंग नहीं ले रहा है, ठीक है। सीपीआर देने के लिए आपको दो तीन चीज ध्यान रखना है। एक तो पहले आपको ट्रेन होना चाहिए कैसे करके देना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है, वो आदमी जहां पर भी हो एक हार्ड सरफेस में होना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप जब उसको प्रेस करेंगे तो वो अगर स्पॉन्ज में है, स्प्रिंग में है, तो वो काम सही से नहीं करेगा, तो हार्ड फेस में होना चाहिए। थर्ड वन, लेटा करके रहना चाहिए। फोर्थ वन, आपका जो हैंड का पोजीशन है, जो फोटो में आप देखे वीडियो में, उसी पोजीशन पे हाथ को स्ट्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेट करने के बाद देखिए ये आइकन में भी है, ये स्ट्रेट करने के बाद आपको क्या करना है, चेस्ट का इस मिडिल पोर्शन पे आपको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। कितना तक डेप्थ होगा, लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर, मतलब जोर से ही प्रेस करना पड़ेगा, ओके। और क्या करना है, आपको 30:2 ये जो रेशियो, मतलब आपको 1 मिनट में एटलीस्ट 30 टाइम्स, सॉरी, 1 मिनट पे आपको 100 से 120 बार पर मिनट पे देना पड़ेगा, ठीक है। और ब्रेक देने के बाद आपको उसको रेस्क्यू ब्रेथ देना पड़ेगा, मतलब माउथ टू माउथ, ओके, अगर आपको पता है तो। उसमें देने के लिए क्या करना है, उसका जो चीन है, मतलब उसका जो गर्दन है, पहले स्ट्रेट करना है, मतलब उसका जो एयर मूवमेंट है प्रॉपरली हो रहा है नहीं, वो चीज आपको इंश्योर करना है। उसके बाद आप ब्रीदिंग दे सकते हो। फिर ब्रीदिंग देने के बाद फिर से 30 एंड 2 वो रेशियो में कवर किए, ओके। तो इसको बोलता है सीपीआर, ठीक है। If you see a teen or adult suddenly collapse, it's important to act fast. Helping to save a life is easier than you might think. Just start hands-only CPR. The first step is to send someone to call 911 or call 911 yourself. Then get directly over the victim. Put the heel of one hand in the center of the chest, then put your other hand on top of the first. Then push hard and fast in the center of the chest until help arrives. It's important to push, giving 100 to 120 compressions per minute, which is about the same tempo as the song Stayin' Alive. Let's hope you never have to use hands-only CPR. But if you see a teen or adult suddenly collapse, don't be afraid to try it. Remember, call 911, then push hard and fast in the center of the chest until help arrives. Your actions can help save a life. To learn more, call 877-AHA-4CPR or visit heart.org. If you see ठीक है, सीपीआर में कुछ डाउट है आप लोगों को? एनी डाउट? नो सर। कुछ? ओके। अभी आते हैं हम लोग चोकिंग। चोकिंग का मतलब क्या है, मतलब अटक जाना, मतलब आपका जो हम लोग का थ्रोट एक गला है, वहां पे कहीं पे अटक जाना, कुछ भी सामान, ठीक है। तो उस कंडीशन पे हम लोग क्या फर्स्ट एड करना चाहिए? If you think an adult or child is choking, ask them, are you choking? Cough it out. If they are coughing, encourage them to continue as they may be able to remove the obstruction. If they're unable to speak or cough, they need your help straight away. If coughing doesn't work, slap it out. Support the upper body with one hand and help them to bend forward. Use the heel of your hand to give up to 5 sharp back blows between their shoulder blades. Then check to see if there's anything in their mouth. If there is, tell them to pick it out. If back blows don't work, try giving up to 5 abdominal thrusts. Squeeze it out. To give the abdominal thrusts, stand behind them. Put your arms around them and link your hands between their tummy button and the bottom of their chest. Clench your lower hand in a fist, grasp your fist with your other hand, and pull sharply inwards and upwards. Repeat up to 5 times.
check their mouth. If they're still choking, call 999 or 112 for emergency help. Use a speaker. ओके, चोकिंग का मतलब क्या मैं बताया, गला में कुछ अटक जाना, ठीक है। अगर चोकिंग होता है तो आपको इमीडिएटली दो चीज करना है। एक हो गया उनका पीठ में पीछे में जोर से 5-6 बार जोर से मारिए। उसमें क्या होगा, उस बॉडी का बैक साइड धक्का के कारण अगर गला में कुछ है तो निकल सकता है। सेकंड, अगर वो नहीं होता है तो उसको क्या है, पीछे का तरफ मतलब आदमी का पीछे में जाना है और उसको पकड़ना है, ठीक है। पकड़ करके जोर से, जो हम लोग का पेट होता है, पेट के थोड़ा सा ऊपर में पकड़ना है और उसको जोर से ऐसे करके हिचकना है, मतलब जोर से दबाना है। दबाने से क्या होगा, अंदर का एक प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर के कारण अगर गले में कुछ है तो वो निकल जाएगा, ठीक है। अभी आता है रिकवरी पोजीशन। If you've done a primary survey and established that your casualty is unresponsive but breathing normally, they should be placed into the recovery position to help maintain the airway. To do this, kneel next to them on the floor. Remove their glasses and any bulky objects in their pockets, but do not search their pockets for small items. Make sure both of the casualty's legs are straight. Then take the arm nearest to you and place it at a right angle to the body with the palm facing upwards, like so. Take the other arm and bring across their chest and place the back of their hand against their cheek nearest to you and hold it there. With your other hand, lift their far knee up until their foot is flat on the floor. Whilst keeping the casualty's hand pressed against their cheek, pull on the far leg and carefully roll the casualty towards you and onto this side, like so. Once you've done this, adjust the top leg so that it is at a right angle. Tilt the casualty's head back so that the airway remains open. If needed, adjust the hand under the cheek to help to keep the airway open. If it has not already been done, call 999 or 112 for emergency help. Keep checking the level of response until help arrives. So remember, if the casualty stops breathing at any time, ठीक है। सो रिकवरी पोजीशन एक्चुअली में वीडियो में ही आप जैसे देखे वही है। अभी अब मैं आपको बोल करके कैसे समझाऊं, ठीक है। बेसिकली उसको क्या है, स्ट्रेट वे पे नहीं रखना है, साइड में लेटाना है। साइड में लेटाने का तरीका जैसे आपने दिखाया, पहले तो लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड को स्ट्रेट कर दीजिए, फिर बॉडी को उधर का तरफ घुमा दीजिए। और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि उसका जो ब्रीदिंग मूवमेंट है, मतलब उसका जो एयरवेज है वो स्ट्रेट रहे, ठीक है। फर्स्ट एड किट In का an है, emergency situation, फर्स्ट you may need to act एड किट quickly. में ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट एड किट में बेसिकली जो हम लोग का एज पर फैक्ट्री एक्ट का जो भी मटेरियल्स रखना चाहे थे वो मतलब रखना चाहिए। एक चीज ध्यान रखना है कि फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ भी इंजेक्शन या फिर कुछ भी टैबलेट्स काइंड ऑफ थिंग्स जैसे ना रहे, ओके। ओके, नेक्स्ट आता है हम लोग का स्नेक बाइट। अगर स्नेक बाइट होता है तो क्या करना चाहिए। तो अभी हम लोग का बहुत सारा स्नेक है जो कि वेनोनिमस है, जैसे कोबरा, किंग कोबरा, क्रेट, रसल वाइपर, सॉस कैल्डर, ये सब देख करके अब तो आपको पता है कि ये सब सारा वेनोनिमस है, जो कि जहरीला जिसको बोलते हैं, ठीक है। कुछ है नॉन जहरीला, नॉन वेनोनिमस, जैसे ये सब सांप, ओके। तो हम लोग का जब भी स्नेक बाइट होता है तो राइट टेक्निक यूज करना है। पहला आर का मतलब हो गया रीएश्योर द पेशेंट, उसको रीएश्योर कीजिए। 70% स्नेक बाइट जो होता है नॉन वेनोनिमस होता है, ठीक है। 50% बाइट्स आर वेनोनिमस, स्पेशली एक्चुअली इवेंटोमेट द पेशेंट। आई हो गया इमोबिलाइज द सेम वे टू द फ्रैक्चर लिम्ब, यूज बैंडेज,
मतलब जैसे फ्रैक्चर लिम्ब पे आप देखे ना बैंडेज किए एंड ऑल, वही चीज करना है, बट दो तीन चीजें इंश्योर करना है। बैंडेज को टाइट करके बांधना नहीं है। कभी भी ये नहीं है कि सांप जहां पे काटा है उसके ऊपर जोर से टाइट करके बांध दिए कि ब्लड फ्लो होगा, नहीं होगा तो ये होगा, उसके कारण भी आदमी का डेथ हो जाता है। वो चीज नहीं करना है, ठीक है। कुछ भी ऐसा ऑइंटमेंट नहीं लगाना है, मुंह पे उसको शाक नहीं करना है, ओके। और उसके बाद हॉस्पिटल लेके जाना है और डॉक्टर को उसका सिम्टम बताना है। और अगर आप देख लिए कि कौन सा सांप काटे हैं तो इमीडिएटली बता दीजिए, जो कि बहुत अच्छा होगा, ओके। अगर कोई भी एनिमल बाइट करता है तो क्या होगा, इमीडिएटली उसको फ्रेश पानी में क्या करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ भी एंटीबायोटिक अगर क्रीम है तो उसके ऊपर दे दीजिए, और उसके बाद तुरंत आप हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि हर एक एनिमल्स का बाइट इज वेरी डेंजरस, ओके। तो हम लोग का जो टोटल अभी तक डिस्कस किए, उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट एड में, डू नॉट पैनिक। आप अगर पैनिक हो जाएंगे तो मुश्किल है, एज ए फर्स्ट एडर और एज ए विक्टिम। काम एंड क्विट, मतलब आपको शांत रहना है और ज्यादा बोलना नहीं है, नॉर्मली आप आराम से रहो, ठीक है। आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जा रहा है, आप ज्यादा घबराइए मत, राइट। कॉल द एम्बुलेंस, इमीडिएटली एम्बुलेंस को बोलिए। लुक योर सराउंडिंग, मतलब आसपास देखिए कोई अगर किसी से हेल्प ले सकते हैं, या फिर उसका एयरवेज मतलब फ्रेश एयर का मूवमेंट हो, वो चीज आपको इंश्योर करना है। आस्क फॉर हेल्प एंड इफ श्योर डू द नीडफुल। और क्या है, प्रीमियम नॉन नोसियर, ये एक एक्चुअली लैटिन वर्ड है। इसका मतलब यही है कि आप फर्स्ट एड के टाइम पे ये चीज ध्यान रखिए कि आपको फर्स्ट एड के कारण वो आदमी ज्यादा इंज्योर्ड ना हो जाए फिर, ठीक है। एंड so these all are my message. Disclaimer to डॉक्टर ऑर्को प्रभु सर, डिस्क्लेमर टू सेंट जॉन एम्बुलेंस, जिनका मैं पीपीटी का कुछ मटेरियल्स यूज किया हूँ, एंड सेंट जॉन एम्बुलेंस का वीडियो फुटेज यूज किया हूँ, ओके। सो नाउ द क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट, आपका क्या डाउट है, लेट्स आस्क योर क्वेश्चन। हेलो हाँ, पूछिए। सर, स्नेक बाइट में सर उसका प्रिकॉशन क्या है सर? कोई वही मतलब कि कोई इमलेस में मतलब इसलिए लेना है सर? नहीं, मुझे समझ में नहीं आया आप क्या पूछ रहे हैं। बोले सर जो स्नेक बाइट है सर उसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमको? जो ऐसा हाँ, सिम्टम स्नेक बाइट में मैं एक ही चीज पहले बोला कि आपको पहले तो ये चीज ध्यान देना है कि पेशेंट ज्यादा पैनिक ना हो। एक मिनट रुकिए, तो मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। अटेंडेंस, हाँ। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वो पेशेंट ये ना हो, ज्यादा पैनिक ना हो। आपको इमिडिएटली एम्बुलेंस का अरेंजमेंट करना है। और आपको क्या क्या चीज नहीं करना है, आपको उसके ऊपर कुछ भी एंटीबायोटिक, कुछ भी दवाई, मलम, ऑइंटमेंट और साबुन, ये सब नहीं लगाना है, ठीक है। और क्या नहीं करना है, आपको मुंह पे सकिंग नहीं करना है, मतलब चूसना नहीं है, ठीक है। और क्या करना है, उसको क्या बोलते हैं, आप उसके ऊपर जब कवर करेंगे तो उसको टाइट से नहीं बांधना है। टाइट से बांधने के कारण क्या है, ब्लड फ्लो का मूवमेंट कम हो जाएगा, जिसके कारण वो आदमी का ऐसे ही मौत हो जाएगा। वो चीज नहीं करना है, ओके। और तुरंत आपको हॉस्पिटल पे लेके जाना है, ठीक है। ठीक क्लियर, है सर। हाँ सर, ठीक है। ओके। और कुछ डाउट है किसी को? आपको क्या कैसा लगा क्लास, आपको कैसे ये हो रहा है, मतलब जो आपका कुछ डाउट है या फिर कुछ नया चीज आपको मिला आज का क्लास में? Very nice information, sir. We get, inshallah, more information and we get everything. तो थैंक यू, ठीक है। सो लेट्स गाइस क्लोज दिस कॉल, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। हेलो। Hello. हेलो मोहम्मद। Yes, yes, brother. Follow.
मैं कौन हूँ बोल। कैसे पहचानूंगा भाई तुम कौन है? हाँ। मैं कैसे पहचानूंगा तुम कौन हो भाई? ओ सॉरी भाई सॉरी। हेलो सुप्रियो। अच्छा ये क्लास जो हुआ ये सर्टिफिकेशन कोर्स है या ऐसे ही बस इंफॉर्मेशन देने के लिए था सब कुछ? तो सर्टिफिकेशन कोर्स। ये सर्टिफिकेशन है ना नॉर्मल था ये क्लास सिर्फ ऐसे ही इंफॉर्मेशन देने के लिए? नहीं नहीं सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन है ना? ओके थैंक यू ब्रदर। नाउ वी गो टू लिव। हाँ हाँ थैंक यू गुड नाइट। नहीं भाई अभी यहाँ पर तो 7 बज रहा है, मैं तो इंडिया में नहीं हूँ। ओ सॉरी सॉरी। आप किधर हो भैया? मैं अभी मैं अभी सऊदी में हूँ, सऊदी में। ओ ओके ओके। ओके ओके और गुड मॉर्निंग भैया। चलो। गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड इवनिंग है अभी। चलो बढ़िया। हाँ सुबह 7। नहीं नहीं भाई शाम में 7 हो रहा है। PM ओ 7 शाम में PM। 7 हो रहा है तो गुड। मेरी गलती है, मैंने बोला गलत। ओ सॉरी इसलिए हमने बोला गुड मॉर्निंग। ओके ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ओके चलो अच्छा बाय। इन्फॉर्मेशन मिला और कुछ नहीं। हाँ ठीक है बोलो ठीक है ठीक है। हाँ बोलो। क्या बोल रहे आप लोग? कहाँ से हो? कोलकाता से हो? वेस्ट बंगाल से हो? हाँ हाँ हम वेस्ट बंगाल दीघा से हूँ। अच्छा अच्छा, मैं वेस्ट बंगाल आसनसोल से हूँ। ओ चलो आप सही। सेफ्टी ऑफिसर के काम कर रहे हो क्या भैया? मैं फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर हूँ इधर। ओ, ठीक है ठीक है। ओके ओके चलो तैयारी करो ओके अच्छा ओके। से करो, फिर इंडिया में भी जॉब लो, इंडिया के बाहर आके जॉब लो, जहाँ भी जॉब लेना है। हाँ, चलो ओके थैंक मतलब यू। हाँ ठीक है बोलो ठीक बाय। क्या बोल रहे हो, बोलो बोलो क्वेरीज है जो भी बोलो बोलो। ब्रदर सऊदीया वाले ब्रदर, मैं हाँ भाई। सुभाष बोल रहा था। एक हाँ बार बोलो ना भाई। अपना नंबर कंफर्म कराओ। मैं आपसे कुछ पूछना था दोस्त। बोलो यही पर ही बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मेरे नंबर इंडिया वाला बंद है यहाँ पर भाई, नहीं चल रहा है वो। यहाँ का नंबर है ओके। जो तुम कॉल कर पाओगे। सबसे बड़ा बात यही है। ओके। इंटरनेट पे IMO कॉल वगैरह। हाँ IMO पे है। व्हाट्सएप पे भी एक है हाँ तो नंबर। वही वही इसमें 7015 करके स्टार्ट होगा। 7015 10 83 24 उस पे हाई लिख के भेजना, मैं बात करूंगा आपसे। अभी नहीं, एक्चुअली अभी 9:48 हो रहा है, नियर मेरे अबाउट। ग्रुप में नंबर होगा, मुझे मैसेज कर देना, उसमें ग्रुप में मैं लाइक किया था जब सर ने डाला था तो पोस्ट। ओके। ओके ओके ओके, मैं आई विल ओके चेक। चेक करो, दिक्कत नहीं है, जहाँ भी जाना है अच्छा से पहुंचोगे इंशाल्लाह, टेंशन नहीं। ओके भाई लीव कर रहा हूँ मैं। ओके। इसमें लाइक शो नहीं कर रहा हेलो। आपका। ग्रुप में चेक करने से। हेलो हेलो भाई एक एक बात था आपके साथ। सेकेंड। बोलिए। भाई भैया आप तो से फायर सेफ्टी में काम कर रहे हो ना? हाँ हाँ हाँ। तो उधर सिर्फ सेफ्टी में भी लेता है? सेफ्टी ऑफिसर में जाओगे तो नेवो साइजेशी करना होगा तुमको। नहीं मुझे इसका मतलब थोड़ा बताइए ना। वो एक ये इंटरनेशनल वेरिफिकेशन है, तुम एक तरह का फायर एंड सेफ्टी कोर्स किए हो, ठीक ना? हाँ नेवोस प्लस आईजीसी। वो तुमको प्रूफ करता है कि हाँ तुम्हारे अंदर नॉलेज है, तुम्हारे अंदर एबिलिटी है तुम फायर एंड सेफ्टी के लिए। वो तुम्हारा नॉर्मल से एक एग्जाम लेता है, नॉर्मल नहीं होता वो हार्ड ही होता है, मतलब तुम्हारा एजुकेशन वो चेक करेगा। ये इन अच्छा, ग्रुप में हुगली, एक चीज ब्रदर, ये एक चीज हुगली और वाले पूछना ग्रुप में था। पढ़ाई कराते हैं उनका। हाँ बोलो। ये निवोस में जो करने के लिए जो फॉरेन सेफ्टी ऑफिसर जॉब के लिए मतलब अप्लीकेबल होता है, तो वो क्या क्या पढ़ाई मांगता है? निवोस IGC फर्स्ट सेकंड, या और भी कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड मांगते हैं? क्या मांगते हैं निवोस एंड सेफ्टी आईजीसी ऑफिसर के लिए? फर्स्ट लेवल, लेवल फर्स्ट भी लेके जाओगे तो तुमको जॉब मिल जाएगी सेफ्टी ऑफिसर की। और सर सेकंड आपकी तो वाला? इधर अरे भाई सर सर नहीं वहाँ हो मैं, जॉब मेरा भी करना मतलब 25 बढ़िया ईयर्स लेवल ओल्ड है। का। सर मत बोलो भाई, ये बोलो यार। हम्म, हाँ भाई कोई आप नहीं, तो इधर रिस्पेक्ट। क्या जो बोले नहीं समझ में आ रहा, तुम्हारी आवाज कट रही है। आप हुगली में पढ़ाई किए थे तो? नहीं नहीं भाई मैं आसनसोल में ही पढ़ाई करता, आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज में। कितना 3 साल के लिए ना 1 साल के लिए? मैंने डिप्लोमा किया था इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल पे। फिर मैं हाँ यहाँ पर आया था, मैं फायर अलार्म पे, फायर अलार्म सुपरवाइजर में। फिर वहां से मेरे को हाँ कन्वर्ट कर दिया फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर में, ठीक ना? हाँ 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 हाँ। उधर सेफ्टी ऑफिसर में भी लेता है ना? सब लेता है, रिक्वायरमेंट्स आते हैं, सब आते हैं। ट्राई करो बाहर आओ, मगर बाहर आके सरवाइव करना रहना सबसे इम्पोर्टेंट है, कि तुम कितना जल्दी हाँ सरवाइव हाँ कर पा रहे हो।
ठीक, आने के लिए बहुत कोई है, सरवाइव करना हार्ड है। ओके, सर्वाइवल यहाँ बहुत हार्ड है। गर्मी इंडिया की जैसी नहीं है, यहाँ पर बहुत जबरदस्त गर्मी रहती है। शाम का हाँ सात उधर तो बजकर रहती है। 24 मिनट हो रहा है, 42 डिग्री हाँ सेल्सियस है। ओ, और जब ठंड होता है तब तो तभी तो बहुत ज्यादा ठंड होता है। नहीं नहीं, ऐसी नहीं होती, यहाँ पर ठंड ना के बराबर ही होती है। हाँ अब दुबई में हो तो ज्यादा ठंड नहीं होता, रसिया उधर रहोगे तो ज्यादा ठंड होगा, गर्मी कम होगा। रसिया साउथ और नॉर्थ शायद, दोनों में से मैं कंफ्यूज पता नहीं। एक तरफ ठंड हाँ बर्फीला हो जाता है, एक तरफ नॉर्मल है। हाँ हाँ हाँ। ओके ब्रदर, मैं ग्रुप में मैसेज किया, अगर कुछ इंक्वायरी चाहिए तो बस पूछ लेना, मैं बता दूंगा। एज आना चाहते हो ठीक है बाहर ठीक है करियर ठीक है। बनाना तो ठीक ना, कोई मैं हाँ ठीक है ठीक है। ऑफिस एजेंडा हाँ तो वाला मैं नहीं हूँ भाई, बस मैं भी इंफॉर्मेशन जानकारी सीखने के लिए